Before I actually move on, पिछले लेक्चर से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज you can ask right now. मोहसिन लेक्चर से तो नहीं बट असाइनमेंट से एक सवाल है जी। उसमें जो पहला सेक्शन है उसमें आपने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैन वी सेगमेंट द डेटा फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज 5 and 9 and then do some sort of analysis वगैरह. तो if we look at the data, of course there is no column which talks about the age brackets. तो इसमें are you expecting us to like come up with our own kind of assumption कि हाँ भाई कि जो भी genre है और जो 4 से 9 साल के जो बच्चे होते हैं वो किस genre में most likely interested होंगे? Is that so, or is there a possibility that the table might not be complete, it might be missing a column? उसमें मुझे exactly याद नहीं है, लेकिन जो if I remember correctly तो there is some sort of an indicator जो कि इस तरह point out करता है कि ये जो ऐप है ये किस बच्चे की उम्र की रेंज के लिए. But let me look into it. ये मैं आपको देख के बता दूंगा. अगर ना हुआ तो then I'll let you know as well कि जी क्या assumption लेंगे. सर इसमें एक था कंटेंट रेटिंग का भी एक कॉलम है, लेकिन अब आई एम नॉट श्योर उसको यूज करना है या क्या करना है. कंटेंट रेटिंग में इस तरह है 4+, 7, 9+, 12+, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एज है एग्जैक्टली या वो क्या चीज है. उसमें कोई कॉलम नहीं है स्पेसिफिकली. वो एज ही आई थिंक वो वही कॉलम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. वो एज ही है कि ये 4 साल से बड़ी उम्र के लिए है, ये 7 साल से बड़ी उम्र के लिए है या नहीं है. तो आपने उसी यू कैन एक्चुअली यूज इट. वो उसमें हाँ जी आप वो ऐसे कर सकते हैं कि यू कैन एक्चुअली डिलिमिनेट द डेटा आउट, जस्ट यूज द नंबर्स and then try to bracket those numbers according to some sort of criteria जो भी आपका है. यानी डिलिमिनेट का मतलब ये है कि अगर उसके साथ कोई कैरेक्टर्स आ रहे हैं कॉमन तो उनको रिमूव कर देना और खाली जो नंबर्स हैं उनको यूज करें. Does that make sense? या नहीं? आप कह रहे हैं कि जस्ट बिटवीन दोज जो 4 और 9 का जो आपने बाउंड्री सेट की हुई है उसका हम डिलिमिनेट करके वो डेटा निकालें एंड देन वी रन द एनालिसिस वगैरह. एग्जैक्टली. तो डिलिमिनेट करके वो आपके पास एक सबसेट बन जाएगा पूरे डेटा का. ठीक है सर. और उसके ऊपर जाना बेसिकली आपको कर ले. ठीक है सर. बस वही मुझे हाँ क्योंकि वही आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर हमने खुद सेगमेंटेशन करनी है तो वी कैन देन मेक एन अजम्पशन कि हाँ भाई जैसे 4 साल का जो बच्चा है वो नर्सरी 2 से लेकर और 9 साल का जो होगा वो प्रॉब्ली क्लास 2 या क्लास 3 में. तो इनके लिए कौन से ये लोग एप्लीकेशंस वगैरह में इंटरेस्टेड होते हैं बच्चे. वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए क्योंकि वो फिर that you might need to actually go app by app for a particular category and I don't want that. बेहतर यही है कि आप बेसिकली इसी कॉलम को यूज करें, इसको साफ कर लें और इसमें से एज के ब्रैकेट्स निकाल लें. That's all. चलें बिल्कुल ठीक है. चलें जी. सॉरी एक सेकंड. ये आवाज खाली मुझे ही सही तरह नहीं आ रही या सबको नहीं आ रही या मेरी आवाज सबको आ रही है? नहीं ये कुछ प्रॉब्लम है जिनकी आप जो बोलना चाह रहे थे उनकी आई थिंक इंटरनेट में कोई इशू है. अच्छा मैंने नाम भी नहीं देखा उनका, लेकिन इफ यू कुड ट्राई अगेन. सर आपकी आवाज बिल्कुल कट गई थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई. जी दानियाल, आई थिंक इट वाज दानियाल. नहीं आपकी आवाज अभी भी कट रही है. अभी भी कट रही. अगर या ये ठीक है आप चैट में लिखते हैं. ठीक है. उसमें लास्ट क्वेश्चन जो था एवोकाडोस का, उसमें आपको क्या इशू है अगर आप वो भी लिख दें तो प्रॉब्ली I'll try to explain what seems to be the confusion. थ्री मंथ रनिंग एवरेज आप इस तरह निकालेंगे कि जिस भी वेरिएबल की मैंने आपको एवरेज निकालने को कहा हुआ है उसके so what you need to do is you need to actually create I wouldn't say a window function, लेकिन ये है कि आपको एक मैं मतलब करंट मंथ यानी कि करंट मंथ और इससे पीछे 2 मंथ्स -2, ठीक है ना, इनकी एक विंडो बनानी होती है.
जो कि फिर जब आप फॉरवर्ड मूव करते हैं तो यू नो दिस मूव्स 1 मंथ फॉरवर्ड, ठीक है, और आपको 3 मंथ्स की एक रनिंग एवरेज मिल रही होती है। Does that make sense? Okay, हाँ, तो ये exactly, so you need to create this small window जिसके अंदर current month, पिछले 2 महीने, exactly, so that's why it's called a moving average. So a 3-month moving average would include today's month or this month, then the last month and the month before that. And वो जाहिर बात है एक्सेल में जब आप एक दफा फॉर्मूला बनाएं और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो फिर वो विंडो मूव करना शुरू कर देती है जो भी आपने बनाई होती है। तो वो 3 मंथ्स की आपको एक रनिंग एवरेज जो है ना मिलना शुरू हो जाती है। Okay, any other questions? All right, अगर नहीं है तो let's move on. Today we are actually going to start with Power BI. So, I mean, the last 2 weeks of this course are going to be totally dedicated to Power BI. इसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना भी ज़्यादा आप लोगों को इम्पार्ट कर सका information on Power BI, इसके जो different sections हैं, functions हैं, वो मैं करूँ। Generally, मैं वैसे ये flow use करता था, लेकिन I'll try to mix up, you know, like information from 2 different courses in these last 4 lectures, ठीक है, और मैं देखूंगा कि हो सकता है उसका जो है ना बेसिकली ज्यादा इम्पैक्ट हो लर्निंग की पॉइंट ऑफ व्यू से। बट व्हाट आर वी गोइंग टू कवर? वी आर एक्चुअली गोइंग टू कवर इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई, कि पावर बीआई क्या चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स आप में से काफी लोगों ने इस्तेमाल शायद किया हुआ भी हो, लेकिन यू नो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि पावर बीआई किस फैमिली ऑफ टूल्स में से आता है, यू नो पावर बीआई को क्यों यूज किया जाता है, व्हाई इज पावर बीआई परहैप्स बेटर देन टैबलू या क्लिकसेंस या जो इसके कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स हैं, पावर बीआई और पावर एक्सेल या एक्सेल यानी यू नो इसमें क्या फर्क है, पावर बीआई का वर्क फ्लो किस तरह ऑपरेट करता है, ठीक है ना। लेट्स से कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बीआई का इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ बीआई वर्क फ्लो, एक तो पहले बीआई का वर्क फ्लो होता क्या है, दूसरी बात है कि पावर बीआई उस बीआई के वर्क फ्लो के अंदर कैसे फिट होता है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। फिर you know how do you connect to the data in Power BI, उसी डेटा को जब आप कनेक्ट करते हैं तो फिर उसकी शिपिंग का काम या ETL का काम जो है वो कैसे परफॉर्म होता है। ETL stands for exploration, transformation and loading up of the data. Then once you are done with that, so how do you load up the data for model creation? Model creation कैसे होती है, what is a data model, data normalization का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है यहाँ पे, और पावर बीआई में रिलेशनशिप्स कैसे बनाते हैं बिटवीन टेबल्स इन ऑर्डर टू मेक देम वर्क टुगेदर। फिर डेटा एनरिचमेंट का पार्ट है जो कि आप करते हैं विद द हेल्प ऑफ डैक्स। उसके बाद यू नो कॉमन सॉरी आपके कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर्स में क्या फर्क है, ये 2 किस्म की टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पावर बीआई में बहुत ज्यादा मिलेंगी। कॉमन डैक्स फंक्शंस कौन से हैं, कुछ कॉमन फंक्शंस को जो है ना मैं बेसिकली कवर करूंगा, नॉट ऑल ऑफ देम, कोई 200 से ज्यादा फंक्शन है। टाइम इंटेलिजेंस के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं, आई ट्राई टू कवर दोज। एंड देन कम्स द रिपोर्ट बिल्डिंग पार्ट। जब ये सारा काम हो जाता है and when you are done with all of this, I mean at least this part, point 2, 3 and 4, only then you move to report building, ठीक है। और रिपोर्ट बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले तो आप ये देखें कि अच्छा यार जो रिपोर्ट बिल्डिंग कैनवस है उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या कुछ कर सकता है, क्या फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं, फिल्टरिंग के क्या ऑप्शंस हैं पेज के ऊपर। उसके अलावा ये कि आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअल्स के हैं, उनके स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के हैं, ठीक है। वी लुक एट सम ऑफ दोज, ऑफ कोर्स सारे मैं नहीं करवा सकता लेकिन चंद जो मैं करवाऊंगा देन आई विल गो थ्रू दोज। फिर व्हाट इफ पैरामीटर्स आप कैसे बना सकते हैं। व्हाट इफ पैरामीटर्स जो हैं इनकी ऐसी कैपेबिलिटी है जो कि मैं भी अभी लर्न कर रहा हूँ, लेकिन लेट्स अज्यूम कि आपने अपने यूजर को कोई कंट्रोल देना है कि वो यू नो किसी भी किस्म का इनपुट दे सके रिपोर्ट के अंदर और कोई रिजल्ट ले सके उसमें से, तो हाउ वुड यू डू दैट, ठीक है ना। तो यू कैन एक्चुअली यूज पैरामीटर्स टू डू दैट। फिर इन एडिशन टू दैट जो चीज हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे लेकिन जस्ट टू लेट यू नो अबाउट पैरामीटर्स, पैरामीटर्स जो हैं वो मॉडलिंग वाले पार्ट में बहुत ज्यादा यूज होते हैं डेटा सोर्सेज को डिफाइन करने के लिए। उसके अलावा जो है बेसिकली अगर आपने रो लेवल सिक्योरिटी जो है इम्प्लीमेंट करनी है उसको अगर आपने करना है तो यू कैन एक्चुअली यूज पैरामीटर्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट एज वेल। RLS हम कवर नहीं करेंगे इसके अंदर बिकॉज आई थिंक दैट इज एन एडवांस टॉपिक, लेकिन रो लेवल सिक्योरिटी सूनर और लेटर आपको ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी।
because जब once you've actually made a report and you want to restrict the usage of this report, so essentially let's assume कि आपने उस report के ऊपर इस किस्म की कोई restriction लगानी है कि कौन इसको देख सकता है या कौन किस हिस्से को report के देख सकता है, तो then you need to implement RLS. और फिर उसके बाद importing custom visuals. अगर आपने let's say कि आपने एक report बनाई है और आपके पास ऑफ द शेल्फ जो विजुअल्स अवेलेबल हैं वो काफी नहीं है, तो फिर आप कहाँ से विजुअल्स लेकर आएंगे, इंपोर्ट कैसे करेंगे? ये जो है हम विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दिस इन दीस 2 वीक्स, या जो हमारी बाकी की 4 क्लासेस रह गई. और द आइडिया इज टू एक्चुअली, अच्छा सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोगों ने पावर बीआई को एक्चुअली यूज किया हुआ है? तो मैंने किया वैसे, मतलब बेसिक्स ज्यादा नहीं, लेकिन विजुअलाइजेशन तो ठीक है. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द क्लास? जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर आपने किया हुआ है, तो मुझे बेसिक्स आइडिया हो जाए कि वेयर डू वी स्टैंड. ठीक है, अभी तक एक थम्स अप आया. ऑलराइट, नो इश्यूज. ठीक है. So what is Power BI? Power BI है क्या चीज? ठीक है, Power BI is actually, I mean, apart from what's written on these slides over there, it's actually it's a BI tool, और ये एक family of tools से belong करता है जो कि I would say that they sort of enhance the concept of BI to the user. So Power BI एक ऐसा easy to use tool है जो कि एंड यूजर को जो है ना ये कैपेबिलिटी देता है कि वो बिजनेस इंटेलिजेंस खुद परफॉर्म कर सके. सो ट्रेडिशनली जो बीआई का फंक्शन है वो बीआई की टीम्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहा है. ठीक है, यू आर ऑलवेज रनिंग टुवर्ड्स योर बीआई स्पेशलिस्ट कि यार मुझे ये फलां चीज निकाल दो, फलां चीज निकाल दो. ठीक है, लेकिन जो पावर बीआई है ये लाइक टैबलू एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट क्लिक सेंस वगैरह, इट एक्चुअली अलाउज द एंड यूजर जो कि नोड के एंड पे बैठा हुआ है या यूजर साइड पे बैठा हुआ है, उसको इनेबल करता है कि वो अपने लेवल पे कुछ थोड़ी बहुत बीआई कर सके. ठीक है ना, rather than him having to actually go and request the BI team. And this has been going on. ये जो movement है, this has been going on for a good 5 years now. So that is why you see a lot of tools coming into the market which are, जिसे कह सकते हैं आप लो कोड नो कोड एनवायरनमेंट में काम करते हैं. और पावर बीआई भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट एक लो कोड नो कोड टूल है. यस, इसमें डैक्स यूज होती है एंड दैट इज नॉट अ लो कोड और नो कोड एनवायरनमेंट, बट ये है कि उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो कि आप कोड लिखे बगैर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप ईटीएल का बहुत सारा काम जो है वो एक लाइन ऑफ कोड भी लिखे बगैर कर सकते हैं. ठीक है, एक्सप्लोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग ऑफ द डेटा जो है, यू कैन इजिली डू दैट. क्वाइट अ कॉम्प्रिहेंसिव ईटीएल जो है ना वो बेसिकली आप पावर बीआई के अंदर कोड लिखे बगैर कर सकते हैं. बल्कि इनफैक्ट अभी जब मैं आपको पावर क्यूरी दिखाऊंगा तो उसके अंदर तो जब आप बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का काम या एक्सप्लोरेशन का काम या डेटा मसाजिंग का काम जब करते हैं तो यू आर एक्चुअली प्राइमरीली यूजिंग ऑप्शंस दैट आर इन द फॉर्म ऑफ बटन्स. ठीक है, और जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली उनके अगेंस्ट कोड जनरेट कर रहा होता है, व्हिच आई विल शो यू. सो इतना ड्रैग एंड ड्रॉप से रिलेशनशिप भी, मतलब आपको कोड लिखना नहीं पड़ता. एग्जैक्टली, ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं. उसके अलावा ये कि व्हेन यू आर एक्चुअली वही बात है कि व्हेन यू आर क्लीनिंग अप द डेटा, तो बहुत सारे क्लीनिंग फंक्शंस ऐसे हैं जिनके लिए आपको किसी भी किस्म की वो नहीं करनी पड़ती. यू डोंट नीड टू राइट अ कोड, यू कैन पास अ फिल्टर. फॉर एग्जांपल, अगर आपने एसक्यूएल में एक फिल्टर पास करना हो तो आपको स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी. ठीक है, लेकिन आपको पावर बीआई में अगर ये काम करना है तो यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ द क्लिक्स. ठीक है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप वो ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं तो दे गेट रिकॉर्डेड. So in Excel, if you are going through some sort of a transformational data process, the steps do not get recorded. So every time you get the same data, then you need to go through all of the steps all over again. But in Power BI, that is not the case. जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक दफा कर ली तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है. And every time new data comes in, it goes through that transformation automatically. And I'll show you how that happens. So that is what is Power BI to me. ठीक है ना, it's a sort of a low code no code tool
ठीक है, which has been around for like now good 6-7 years and is primarily from a family of tools जो कि BI to the users की जो capability है उसको enhance करते हैं। Why Power BI? एक तो ये कि if you are in the BI domain तो Power BI is the market leader, ठीक है। I think Gartner का यहाँ पे मुझे याद नहीं है कि मैंने वो डाला हुआ नहीं डाला हुआ, लेकिन Gartner जो है वो बेसिकली मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर अपना वो एनालाइज करता है मुख्तलिफ कंपेटिटर्स को, एंड Power BI is by far the best tool that is available in the market right now. Even Tableau जो है, जो कि एक्चुअली इससे पहले से ऑपरेट कर रहा है, वो Power BI is actually in a pretty good lead in comparison to that. Or that is why I would actually prefer Power BI to Tableau. I'm not saying Tableau is a bad tool. Tableau is an excellent tool. Tableau मैं इस्तेमाल भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ थोड़ा बहुत, बट Power BI की जो कैपेबिलिटी है और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इंटरप्राइज रीडेबिलिटी है, दैट इज वे बेटर देन Tableau. ठीक है ना, इट इजीली इंटीग्रेट्स इनटू द एंटायर माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम वेरी इजीली, उसमें से ऑफ द पैकेज आपको मिल जाता है, प्लस फिर ये पूरे जो माइक्रोसॉफ्ट का इकोसिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट बहुत अच्छा हुआ है, यानी कि आप इससे डेटा जो है वो डेटावर्स से भी कॉल कर सकते हैं, इससे आप एसक्यूएल डेटाबेसेस से भी कॉल कर सकते हैं। आपने अगर शेयर पॉइंट की कोई लिस्ट पड़ी हुई है या वन ड्राइव पे कोई आपकी फिजिकल लिस्ट पड़ी हुई है उससे भी कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा फिर देन यू कैन एक्चुअली अटैच इट टू पावर ऑटोमेट, यू कैन एक्चुअली पब्लिश एप्स थ्रू इट। सो जो इंटरप्राइज रीडेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। फिर देन द सेकंड पार्ट बीइंग कि पावर बीआई जो है इज अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, ठीक है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट एंड सेल्सफोर्स, ठीक है। सेल्सफोर्स ऑफ कोर्स इज सेल्सफोर्स, लेकिन सेल्सफोर्स इज नॉट माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट की जो रीच है वो बहुत ज्यादा है, सेल्सफोर्स की उतनी रीच नहीं है टैब्लू, क्योंकि सेल्सफोर्स का प्रोडक्ट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि द लाइसेंसिंग कॉस्ट, दैट इज व्हाई आई थिंक पावर बीआई ने जो सही, जो मेरा मतलब जो लाइक extra mileage gain किया ना, that is because of its ability to provide Power BI desktop for free to everyone. So they don't charge you anything. जब आप Power BI desktop जो है वो डाउनलोड करते हैं तो आपको ₹1 नहीं देना पड़ता। They only start charging you जब आप बेसिकली Power BI सर्विसेज को यूज करते हैं, सर्विस में जो क्लाउड की जो सर्विसेज है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल Power BI का जो Power BI service itself जो है ना वो is the cloud environment for Power BI, and I'll show you that as well. On the other hand, if you compare it with Tableau जो है, जब आप when you download Tableau तो it'll give you like a 15-day trial version and then it asks you for money. दूसरी important बात ये है कि Power BI के अंदर जो ETL का टूल है यानी Power Query वो completely free आता है। So whenever you want to do an ETL process या इंजेक्शन के बाद अगर आपने डेटा को काटना छांटना और उसको बेहतर करना है तो आपको जो है ना, यू डोंट नीड टू गेट एनी अदर टूल, यू डोंट नीड टू पे एनी मनी, यू जस्ट सिंपली एक्सेस पावर क्यूरी एंड आप ETL परफॉर्म कर सकते हैं। वेयरएज टैब्लू में ETL का टूल नहीं है, यानी टैब्लू डेस्कटॉप में ETL का टूल नहीं है। ETL का काम जो है टैब्लू प्रेप के अंदर होता है, जो कि एक सेपरेट टूल है एंड उसकी फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट है। तो ये बहुत बड़ा मुझे लगता है एडवांटेज है। दैट इज व्हाई पावर बीआई जो है वो उसकी मार्केट जो ट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू टैब्लू। सो व्हाई पावर बीआई, जस्ट स्पीकिंग ऑफ द स्लाइड्स जो कि आपको नजर आ रही हैं, आई होप मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को, राइट? मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट, टू एवरीवन? यस सर। तो पावर बीआई वीबी को भी यूज करता है, विजुअल बेसिक्स को? नहीं, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। हाँ जी, वीबी जो है व्हेन यू से वीबी को यूज करता है उससे आपकी क्या मुराद है? सर विजुअल बेसिक्स के जो हमने पढ़े थे कुछ फीचर्स, उससे मिलते जुलते हैं या उसको यूज करते हैं? मसलन कोई फीचर मुझे बताइएगा। जैसे वीबी में हम ब्यूटिफाई करके वो सारी चीजें कर सकते हैं, ब्यूटिफिकेशन और वो डेटा को, जो बेसिक फीचर्स होते हैं वीबी के। एक्चुअली मैंने वीबी इस्तेमाल नहीं की भी, टू बी ऑनेस्ट, मुझे इसकी ज्यादा उसके बारे में मालूम नहीं है। लेकिन डेटा की ब्यूटिफिकेशन देखें, अगर तो डेटा की विजुअलाइजेशन है
तो वो तो बेसिकली इट्स अ सेपरेट प्रोसेस पावर बीआई के। ऑफ कोर्स आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं और फिर विजुलाइजेशंस को ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। ऑन द अदर हैंड अगर डेटा का क्लीनिंग का प्रोसेस है तो वो पावर क्यूरी हैंडल करती है। आई थिंक ये काम जो है आप वीबी में थ्रू मैक्रोज आई थिंक कर सकते हैं। अगर आप मैक्रो लिख लें कोई और वो डेटा को जो है बेसिकली किसी स्पेसिफिक फनल में से गुजार के उसको साफ कर लें, ठीक है, तो यू कैन डू दैट। तो आई थिंक पावर बीआई शायद ये काम बहुत ज्यादा बेहतर और बहुत ही इनहैंस तरीके से कर सकती है। वो शायद एनालाइज नहीं करता या एनालाइज भी करता है, ये एनालाइज भी कर सकता है। इसमें ऑफ द शेल्फ आपको एनालिसिस के बहुत सारे फीचर्स और फंक्शंस मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं, क्लस्टरिंग कर सकते हैं के मीन्स को यूज करके। तो ये चीजें जो है हो सकता है आपको एक्सेल में ना मिले, ठीक है। So why Power BI? So you can easily connect, transform, and analyze millions of rows of data. ठीक है. So when I say millions of rows of data, yes, I do mean millions of rows of data. आप कर सकते हैं। Excel में Excel कहता है कि मैं जो ना million rows जो है वो हैंडल कर लूँ, ठीक है। बट आप जैसे ही लाख रोज को टापेंगे तो एक्सेल जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। ऑन द अदर हैंड जो पावर बीआई है, इसका जो वर्टीपैक इंजन है वो डिजाइन ही जो है ना कंप्रेशन को सामने रखे हुआ है। तो मिलियन लाइक मैंने इसके अंदर 8-9 मिलियन जो रोज हैं वो तो बिल्कुल ये आराम से जो है ना इसको वो हैंडल करता है। यस, उसको प्रोसेसिंग का टाइम लगता है, लेकिन द पॉइंट बीइंग कि वो स्लो डाउन नहीं होता, उससे जो सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनैलिटी है वो इम्पैक्ट नहीं होती। इट जस्ट टेक्स द टाइम इट वुड टेक टू एक्चुअली गो थ्रू 9 मिलियन रोज, ठीक है ना। वो ये नहीं होगा कि आपको थोड़ी देर बाद एरर आ जाएगी, यार वुड यू लाइक टू वेट फॉर दिस सॉफ्टवेयर टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ यू नो इट हैज गॉन इनटू स्लीप मोड। सो बिकॉज जो इसका जो वर्टीपैक इंजन है जो कि बेसिकली डेटा की फोल्डिंग और अनफोल्डिंग कर रहा होता है, वो डिजाइन ही इस तरह है कि वो बेसिकली कंप्रेशन को यूज करे बहुत अच्छे तरीके से। बल्कि इनफैक्ट अगर आप if you want to do some sort of a comparison between the size of the files, तो आप अगर एक्सेल की फाइल को और एक पावर बीआई की फाइल को जिसमें सिमिलर अमाउंट ऑफ डेटा हो, कभी फॉर स्पेस देखें तो जो पावर बीआई की फाइल है इज एक्चुअली स्मॉलर, ठीक है ना। इनफैक्ट इन सम केसेस इट्स स्मॉलर बाय 7 times, ठीक है। सो द वर्टीपैक इंजन जो है वो जो डेटा है उसको पैक इतने अच्छे तरीके से करता है कि द फाइल कैन एक्चुअली बी स्मॉलर बाय 7 times जो पावर बीआई की फाइल। So connect, transform, and analyze millions of rows of data, access data from virtually anywhere, database tables, flat files, cloud services, folders, and create fully automated data shaping and loading tools or ETL procedures, जो कि मैं अभी जब हम ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेंगे तो उसमें देना है, ठीक है। फिर बिल्ड रिलेशनल मॉडल्स टू ब्लेंड डेटा फ्रॉम मल्टीपल। अब ये बड़ा जरूरी है फॉर पीपल लाइक अस जो कि एक्सेल के बैकग्राउंड में से आ रहे होते हैं ना। हमें डेटा नॉर्मलाइजेशन का पहले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, और दूसरा हमें एक्चुअली इसकी इंपॉर्टेंस का पता नहीं होता। हम लोग फ्लैट स्ट्रेट फाइल्स के आदी होते हैं कि यार एक ही फाइल के अंदर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सब कुछ डाल दो और उसमें से एनालिसिस करो। बट अच्छा, फ्रॉम एन एक्सेल पॉइंट ऑफ व्यू दैट माइट बी वेरी दैट माइट बी वेरी इफेक्टिव, बट जैसे ही डेटा का साइज बढ़ना शुरू होता है तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम और अ हेडेक। तो जो पावर बीआई है वो जो रिलेशनल मॉडल्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। रिलेशनल मॉडल से मेरी क्या मुराद है, यानी कि जिस तरह एसक्यूएल के अंदर डेटा मॉडल्स होते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल्स जो कि आपस में कीज की बेसिस पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो पावर बीआई रिलेशनल मॉडल्स को एक तो बनाने में और उनको चलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वंस यूर इनसाइड पावर बीआई तो यू कुड बी इंजेस्टिंग डेटा फ्रॉम लाइक से 10 डिफरेंट सोर्सेज और उनको आपस में एक रिलेशनल मॉडल के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी एक मैं मिसाल जो है वो आपको यूं दिखाता हूँ। तो मुझे डेटा नॉर्मलाइजेशन का भी कुछ बताएंगे? हाँ जी, वो मैं आगे स्लाइड्स हैं उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि नॉर्मलाइजेशन से क्या बना। Let me actually show you guys एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। Hopefully अब ये मुझे मैं डेटा सोर्स से कनेक्ट तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन होपफुली आई विल बी एबल टू पॉइंट आउट कि इसके डेटा कहाँ से यूज हो रहा है। दिस इज अ रिसेंट डैशबोर्ड जो हमने लाइक
ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट को बना के दिया है। ये उनकी ऑयलिंग और रिगिंग का जो है ना बेसिकली बिजनेस है, और उनके अपने एयरक्राफ्ट हैं जो वो चार्टर करते हैं। दे वांटेड टू अंडरस्टैंड कि उनकी एयरक्राफ्ट की यूटिलाइजेशन जो है वो कैसे हो रही है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये एयरक्राफ्ट का जो है ना, और ये फाइल्स, ये जो है ना उसके फ्रंट पेजेस हैं, क्योंकि ना उनको नजर आता है कि बेसिकली ओवर टाइम की जहाजों के ऊपर जो सीट की यूटिलाइजेशन है वो कैसे हुई है। अब इसके पीछे जो मॉडल चल रहा है, दैट इज अ मॉडल दैट इज अ प्रीटी बिग मॉडल। और ये मॉडल इतना बड़ा क्यों है? ये मॉडल इस वजह से इतना बड़ा है, जस्ट लुक एट दिस, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर जो डेटा की इंजेक्शन है वो कोई 5 डिफरेंट सोर्सेज से हो रही है। ठीक है, सो इफ आई गो टू पावर क्यूरी ओवर हियर, ठीक है, तो ये सारे क्यूरीज हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों से आ रही है। अब अगर मैं इसमें, अब आप इसकी सोर्स देखें, इस ये एक टेबल की, ये लोड नहीं होगा इसलिए क्योंकि ये मैंने एक तो वीपीएन कनेक्ट नहीं किया हुआ, दूसरा आई एम नॉट एक्चुअली पिंगिंग द डीबी राइट नाउ डायरेक्टली। बट लुक एट द सोर्स, ये शेयर पॉइंट से फाइल आ रही है। ठीक है, ये कहां से आ रही थी? मैनिफेस्ट। इसकी सोर्स पे मैं अगर जाऊं, ये भी शेयर पॉइंट से एक और फाइल आ रही है। एयरक्राफ्ट मास्टर डेटा, ये कहां से आ रहा है? ये भी शेयर पॉइंट से एक फाइल आ रही है। अच्छा, इसके अलावा let me make it easier for you. इसको हम बंद करते हैं and let's go to transform data and go to data source settings. इससे हमें कुछ पता शायद लगा होगा। अच्छा, अब आप इसमें ये देखें कि जो है एक तो शेयर पॉइंट हो गया, दूसरा ये कि इसमें पीडीएफ की फाइल्स भी आ रही। ठीक है, सो वी आर इस मॉडल के अंदर जो आपको ये डेटा नजर आ रहा है, इट्स नॉट ओनली कमिंग फ्रॉम टेबल्स, इट्स ऑल्सो कमिंग फ्रॉम पीडीएफ फाइल्स। ठीक है, तो और ये सारा मिलके इट क्रिएट्स एन इकोसिस्टम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि एक तो ये मिलके एक ऐसा इकोसिस्टम बनता है जिसमें फिर आप ये मॉडल क्रिएट कर सकते हैं और उस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, जो कि फिर डिसीजन मेकिंग में इनको फैसिलिटेट करता है। फिर और दूसरी बात ये कि वंस यू have done the ETL process using these using these files, तो ये ऑटोमेट हो जाता है। अब हर दफा जब भी बेसिकली कोई नई फाइल, फॉर एग्जांपल पीडीएफ की फाइल, उस डेजिग्नेटेड फोल्डर में ऐड होगी जहां पर जो है बेसिकली उसने ऐड होना है, तो यहाँ पर ETL का प्रोसेस ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो जाएगा या शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी स्केड्यूल 56 जो है ये है शेयर पॉइंट पे ही फाइल पड़ी हुई है, लेकिन जो है ये एक पीडीएफ की फाइल है। ठीक है, दिस इज अ पीडीएफ फाइल। और ये जो बाकी हैं, ये इसमें से कुछ जो है वो डेटा साफ खाना से आ रहा है, कुछ डेटा जो है वो एक्सेल की फाइलों से आ रहा है, कुछ डेटा जो है वो शेयर पॉइंट की लिस्टों से आ रहा है। ठीक है ना, तो इट्स नॉट कि आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं एक ही सोर्स पे कि उससे डेटा आप खींच कर लेकर आए। आप मल्टीपल सोर्सेज से डेटा लाकर, ठीक है, उसको उसके ऊपर ETL परफॉर्म करके you can actually create reports. Or this is what is building relational models to blend data from multiple sources means. Any questions? अच्छा, एक सवाल है मोहसिन कि फॉर एग्जांपल अगर ये जो आपने जैसे बताया कि पीडीएफ की फाइल जो है, अब अगर एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी 2022 में हमने ये कोई भी जो भी लेटेस्ट पीडीएफ फाइल थी तो वो हमने इसमें इकोसिस्टम में डाली हुई थी। नाउ लेट्स से वंस 2023 स्टार्ट्स और वी हैव एन अपडेटेड पीडीएफ फाइल, सो इफ वी जस्ट रिप्लेस दैट फाइल व्हाटएवर द वे इज, तो द कोड या जो भी पावर बीआई के जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लेगा। वी विल नॉट हैव टू गो बैक एंड लेट्स से मेक चेंजेस इन द कोड वगैरह, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसी है। सो जो मैं ये बात कर रहा था ना कि जो कोड है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, आप क्या कर रहे होते हैं, वो बेसिकली ये स्टेप्स हैं ऑन द राइट हैंड साइड। सो दिस इज एक्चुअली एम, ये एम में सारे कोड हैं। जो आपको लैंग्वेज नजर आ रही है ना, दिस इज कॉल्ड एम लैंग्वेज। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट्स। व्हाट इट डज इज कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन जो परफॉर्म आप कर रहे होते हैं ना, वो यहाँ पर उसको रिकॉर्ड करिए। अगर मैं ये पूरा एम कोड खोलूं लाइक दिस, तो इस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर यानी यूटिलाइजेशन रेट के ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी ना, वो इस एम कोड में रिकॉर्ड हुई थी। अब जब भी इस सिस्टम को यहां से ये वाली फाइल हिट करेगी तो ये सारा कोड खुद चलेगा। ठीक है।
तो आई वोंट नीड टू ट्रांसफॉर्म इट ऑल ओवर अगेन। अच्छा, ये तो चले क्लियर हो गया, बट देन इट वुड आल्सो मीन के जो हम इनपुट दे रहे हैं फाइल, अब जैसे पीडीएफ फाइल है, देन इट हैज टू बी इन अ सिमिलर फॉर्मेट एज इट्स प्रीडेसेसर। एब्सोल्युटली। वो फिर एक वुड दैट बी देन सेफ टू से देन दैट कैन बी अ लिमिटेशन, क्योंकि अगेन नॉट अ लिमिटेशन, लेकिन जिस तरह होता ये है कि ऑफ कोर्स देयर एफिशिएंसीज बिल्ड होती हैं सिस्टम्स में, प्रोसेसेस में, लोग नए आते हैं, देखा हुआ विद न्यू आइडियाज वगैरह, so maybe the predecessor might not be an effective way to visualize or present data. The new file might be better. तो उस केस में फिर मुझे बताएं how BI is better as compared to some of the other softwares वगैरह ये जो भी हैं, कि उसमें हमें कितनी changes करनी पड़ेंगी to get the results that we want, या it is very easy to maneuver any kind of changes in a file that needs to be replaced. उसमें ये है कि जी लेट्स अज्यूम कि आपकी देखिए मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे मल्टीपल सवाल बनते हैं। एक सवाल तो ये हो सकता है जी कि मेरी जो फाइल है उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज होगी। अब वो फॉर्मेट जब चेंज होगा तो इट माइट कॉज एरर्स जो कि आपको फ्रंट एंड पे रिपोर्ट में नजर आएंगे, एंड देन यू वुड नीड टू कॉन्टेक्ट योर बीआई पर्सन कि यार इनको या तो खुद चेंज कर लो या चेंज कर दो या मैं खुद कर लेता हूँ। ठीक है, और चेंज क्या यानी कि आपको रीएडजस्टमेंट करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। ठीक है कि अच्छा यार अब जो फोल्डर का नाम है वो ये नहीं है, वो ये है, सॉरी कॉलम का जो नाम है वो ये नहीं है, वो ये है। अब उसमें जो डेटा आ रहा है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है, एक सवाल तो ये है। ठीक है, एंड फॉर दैट यू वुड नीड टू मेक सर्टेन एडजस्टमेंट। दूसरी बात ये है कि लेट्स अज्यूम कि आपने पीडीएफ की फाइल या कोई भी आप सोर्स से डेटा लेकर आ रहे थे और ओवर टाइम यू रियलाइज कि यार इसमें से और इन्फॉर्मेशन भी निकाली जा सकती है। अब दैट इज इनहैंसमेंट। ठीक है, और वो एग्जिस्टिंग जो भी आपकी ईटीएल सेटअप हुई है उसके ऊपर बिल्ड की जा सकती है। ठीक है, सो आप बेसिकली ये जो प्रोसेसेस ऑलरेडी इन प्लेस हैं इन्हीं के अंदर जो है वो फर्दर एनहांसमेंट अगर आपने कोई करनी है या नए कॉलम्स लेकर आनी है या उन्हें शो कराना है या उनके ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, वो आप यू डोंट नीड टू डू ऑल ऑफ दैट ऑल ओवर अगेन। यू कैन डिसाइड कि अच्छा यार मैं इसी क्यूरी को, ठीक है ना, इसी की मैं कॉपी बना लेता हूँ और आई एक्चुअली मेक एनदर टेबल। ठीक है ना, और उसके अंदर जो है ना मैं जो है ना फर्दर थोड़ा सा कोई ईटीएल परफॉर्म कर लूंगा और वो मैं जो है ना आगे लेकर चला जाऊंगा मॉडलिंग वगैरह के लिए या डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए या विजुअलाइजेशन। सो इट इज, इसमें मेंटेनेंस का काम है, ठीक है ना, लेकिन मेंटेनेंस का काम रिड्यूस हो जाता है बहुत ज्यादा बिकॉज दो वजूहत से। एक तो ये कि देयर इज अ सिस्टमैटिक recording of whatever you're doing, and दूसरा ये कि you can always trace back to whatever you did, remove it, change it, tweak it however you want. I hope that answered. जी बिल्कुल ठीक है, सही है, क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद जी डिफाइन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस यूजिंग डैक्स एनालिसिस या डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस की जो लैंग्वेज है। अच्छा, मैंने एक एम लैंग्वेज का नाम दिया और मैंने डैक्स का मैं बहुत ज्यादा नाम दे रहा हूँ। एम जो है वो पावर क्यूरी के अंदर चल रही होती है और दैट इज प्राइमरीली अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड फॉर जिसे कहते हैं ना ईटीएल के काम। डैक्स जो होती है दैट इज अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड ऑन द फ्रंट एंड या जहां पर आपने रिपोर्ट बिल्डिंग वगैरह करनी होती है, और ये प्राइमरीली काम कर रही होती है डेटा इनरिचमेंट का। ठीक है, सो यू कैन डिफाइन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस using DAX so you can enrich the data. Enrichment से मेरी क्या मुराद है? Enrichment से मुराद मेरी ये है कि हो सकता है आपके पास, देखें आपके पास let's say दो कॉलम आ रहे हैं कि प्रोडक्ट की जो प्राइस थी वो ये थी और क्वांटिटी जो है वो इतनी बिकी है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, बट इस ऑर्डर का रेवेन्यू कितना था वो कॉलम आपके पास नहीं है। सो यू कैन थ्रू DAX मल्टीप्लाई बोथ ऑफ द कॉलम्स जिनका मैंने भी नाम दिया है एंड गेट अ थर्ड कॉलम, ठीक है, which will give you the revenue. So that is data enrichment. You are using existing data in order to enhance it so that you can get better insights. और ये एक सिंपल सी मिसाल है, इसमें खाली आप जो है वो ये नहीं कर सकते कि ये इस तरह के सिंपल फंक्शंस नहीं है जो कि आप परफॉर्म कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको यूं दे सकता हूँ कि लेट्स से ये एक अदद हमारे पास एक और हमारा क्लाइंट है, आई थिंक मैंने पहले भी रिपोर्ट दिखाई दी है, विच इज कॉल्ड एको। ये जो है
एनिमल रेजिंग के बिजनेस में और मीट के बिजनेस में, ठीक है। अब अगर मैं इसकी मैं आपको मिसाल दूं, जिसकी सेकंड, ये थोड़ा सा लोड अप हो जाए फाइल। आपको इसमें लेवल ऑफ डेटा एनरिचमेंट दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट थी, दैट्स व्हाई मैं इसको यूज कर रहा हूँ। दिस माइट टेक अ लिटिल व्हाइल। अच्छा, अब इसमें कोई यूजर इंटरफेस टाइप की कोई चीज होती है? जो रिपोर्ट होती है वो बेसिकली सेल्फ एक यूजर इंटरफेस के तौर पे काम कर रहा होता है। सो आप ये देखें कि अगर तो ये लोडअप हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, ये टाइम लेती है। सर्विस पे भी ये फेल हुई है बहुत दफा, लेकिन फिर हमने इसको बेहतर किया है। वो एक अलग कहानी है, वो आपको अक्सर जो है रिसोर्सेज का इशू आना शुरू हो जाता है जैसे आप इसे क्लाउड पे डिप्लॉय करते हैं। सो वी देन वेंट अहेड एंड इसका फिर हमने पूरा नया जना एक टेबल बनाया जो कि स्पेसिफिकली एक विजुअल के लिए काम कर रहा है, जो कि इतना इंटेंस विजुअल था कि वो सर्विस पे जाता था तो फेल हो जाता था। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू एक्चुअली डू इट। फॉर एग्जांपल ये, अच्छा, अब ये जो रिपोर्ट है, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट। इट इज अ रिपोर्ट, अगर ये लोड अप हो जाए तो ये करती ये है कि ये हर प्रॉपर्टी पे आपको ये बताती है कि आपके कितने एनिमल्स हैं, किस जेंडर क्लास में है, किस मीट क्लास में है, और मीट क्लास के अलावा किस कैटल टाइप क्लास में है, ठीक है, किस पैडक में। सो लेट्स से ये एक रीजन है, तो देयर इज दिस रीजन इन ऑस्ट्रेलिया जो कि वीआरजी जिसको ये कहते हैं, कैंपफील्ड स्टेशन एक इनकी प्रॉपर्टी है उसके, ठीक हो गया। इसमें मल्टीपल पैडक्स हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर, उनके अंदर मल्टीपल किस्म की कैटल टाइप्स हैं, उसके अंदर मल्टीपल किस्म की ब्रीड ग्रुप्स हैं, ईयर का ब्रांड यानी कि एनिमल ब्रांड कब हुआ था, उसका जेंडर क्या है, अच्छा, अब इसमें राइट नाउ जो आप व्यू देख रही हैं वो एक प्रॉपर्टी के ऊपर हर जेंडर क्लास के अंदर जितने एनिमल्स हैं वो सारे नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे एनिमल्स हैं जो कि एक प्रॉपर्टी में एक जेंडर क्लास में, और ये कौन सी जेंडर क्लास है, ये फीमेल की जेंडर क्लास है। अब मैं इसको अगर कोलैप्स कर दूं, तो आपको मेल फीमेल दोनों नजर आएंगे। फिर देखें ये दूसरा पैडक है, उसकी फिर सारी ये क्लास है। अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये कॉम्प्लेक्सिटी ये है इसके अंदर जो कि डेटा एनरिचमेंट के थ्रू फिर हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वो ये थी कि इस एनिमल का एक लास्ट वेट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनपुट वी नीडेड टू कैलकुलेट कि अगर उसका एस्टिमेटेड डेली एवरेज वेट 0.3 kg से इंक्रीज करता है तो बाय लेट्स से दिस डेट इस एनिमल का क्या वेट हो। ये प्रॉब्लम समझ आइए। जैसे ये मल्टीप्लाई आप करना चाह रहे हैं बेसिकली नंबर ऑफ डेज। एग्जैक्टली, तो आप डायनामिक इनपुट ले रही हैं और उसकी जो आउटपुट है वो ये आ रही है, नहीं सॉरी नॉट मैक्स वेट, ये। सो यानी कि द फॉर्मूला सेज कि इफ आई मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, ठीक है, विद दिस, सॉरी, इफ आई ऐड टू दिस वैल्यू, इस वैल्यू में अगर मैं ऐड करूं 0.3 multiplied by the number of days which are between this last weight जब इसको लिया गया था और जब और इस डेट के, तो क्या वेट आएगा, इट इज गोइंग टू बी 619। यानी कि ऑन 12/17/2025 अगर ये एनिमल 0.3 एवरेज डेली गेन की वैल्यू से इंक्रीज करता रहा अपने वेट में, तो इसकी जो वैल्यू है, इसका जो वेट है वो 619 kg हो जाएगा। Does that make sense? अब now this is data enrichment and dynamic data enrichment because the point is कि इसके अंदर multiple inputs हैं जो जा रही हैं, ठीक है। क्या दो इनपुट्स क्या कौन कौन सी जा रही है जी, फोरकास्ट डेट क्या है, यानी कि कौन सी मेरी डेट का कट ऑफ है, पहली बात ये। जैसे कि 2026 में कर देता हूं तो उस वक्त इस एनिमल का वेट क्या होगा। अब आप ये देखिएगा ये चेंज हो गया, इट्स गोइंग टू बी 865। अच्छा, और इसको लिखने के लिए, इस इनरिचमेंट को करने के लिए देन आई यूज डैक्स।
कैसे ये वेट फोरकास्ट ऑन सिलेक्टेड डेट जो है विच इज दिस ईयर, जो कि आई थिंक आ रहा है यहाँ से, वेट फोरकास्ट ऑन सिलेक्टेड डेट, वेट फोरकास्ट ऑन सिलेक्टेड डेट। तो देखें, इसको कैलकुलेट करने के लिए, इस इनरिचमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमने ये डैक्स का कोड लिखा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि हर दफा आपको इतना कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ेगा, बट दिस वाज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड इट वाज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। हो सकता है एक्सेल के अंदर जो है ना, आप एक छोटे से डाटा सेट के साथ ये सिंपली नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट करके माइनस करके मल्टीप्लाई करके निकाल लें, लेकिन दिस इज नॉट एक्सेल, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल डैक्स, दिस इज पावर बीआई, और इसकी अपनी इंट्रिकेसीज हैं। सबसे बड़ी इंट्रिकेसीज ये है कि आप स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ जो है ना अभी खेल रहे हैं। आप यू कांट क्लिक इन अ सेल एंड एक्चुअली परफॉर्म समथिंग। तो इसके अंदर जो लेट्स से ये जो सेल्फ टेबल है ये यूज हो रहा है, फिर इसके अंदर से वो एग्जैक्टली कैलकुलेट करके निकाल रहा है कि अच्छा यार कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसका लास्ट वेट निकालना। लास्ट वेट कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्यों इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक एनिमल के ऊपर मल्टीपल किस्म के सेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, उसका वेट भी हो रहा होता है, उसकी हेल्थ की इंस्पेक्शन भी हो रही होती है। सबसे पहले ये अलग करना कि यार इसका वेट का सेशन कौन सा था, फिर उसमें से लास्ट वेट का सेशन निकालना, फिर उस लास्ट वेट के सेशन को यहां पर लेकर आना, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करवाना इसके साथ ऑटोमेटिकली। दैट वाज द कॉम्प्लेक्सिटी। I hope that made sense. जी, any questions? Okay, so that is how you enrich data. ठीक है ना? So you don't have something and then you actually make it happen in Power BI. That is how you enrich data. ठीक है? उसके बाद फिर visualizing the data with interactive reports and dashboards. ठीक है? Again, how you visualize it. ठीक है ना? वो सारा कुछ इसके बाद आता है. So once you've actually modeled the data, once you've actually enriched the data, that is when फिर आप जो है ना interactive dashboards वगैरह बनाते हैं. ठीक है? और you can build custom business intelligence tools with best in class visualizations and dashboard features. ठीक है? Of course आप और ये जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दिखाई हैं, ये ज्यादातर टेबुलर फॉर्मेट में, बिकॉज कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये थी। ठीक है ना? दे वांटेड वेरी फ्यू विजुअल्स बट दे वांटेड अ लॉट ऑफ ग्रैनुलर इंफॉर्मेशन, यानी कि उन्हें इस रिपोर्ट के अंदर तो विजुअल्स भी हैं लेकिन उन्हें पर फ्लाइट भी डेटा चाहिए। यू सी दिस? अब उन्हें पर फ्लाइट डेटा चाहिए था जी कि टोटल कॉस्ट जो है वो पर जो है ना वो पर सीट कितनी है, और हर फ्लाइट के ऊपर मुझे बताएं कि अगर 33 सीटें थी और या 33 पैसेंजर थे तो पर पैसेंजर कॉस्ट कितनी है। ठीक है? अब नाउ दैट रिक्वायर्ड कि मैं डेटा को पर पैसेंजर लेवल तक की ग्रैनुलरिटी पे दिखाऊं। ठीक है? सो यू कैन बिल्ड मैक्रो लेवल विजुअल्स लाइक दीज वंस, but you can go down all the way to a single flight as well or a single seat as well. तो ये flexibility जो है ये जो है this is really powerful. अच्छा, उसके बाद जी Power BI is the industry leader among all Power BI platforms, among all BI platforms. और ये बात मैंने आपको ऑलरेडी कही है कि Power BI is actually the industry leader. ठीक है ना? अगर आप वही बात है, गार्टनर जो बेसिकली इनको असेस करता है मार्केट में जो मुख्तलिफ प्लेयर्स होते हैं उनको, तो वो कंसिस्टेंटली पावर बीआई को रेट करता है एज अ मार्केट लीडर। ठीक है ना? और उसकी वजह जो है वो एक चीज नहीं है, वो एज आई सेड कि मल्टीपल चीजें हैं। इट्स द प्राइस पॉइंट, इट्स द एंटरप्राइज रेटेबिलिटी, इट्स द एबिलिटी टू एक्चुअली परफॉर्म an ETL जो कि recorded है, फिर its ability to actually connect to 70 plus different sources. So that all combined together makes it a leader in the industry. ठीक है जी? Any questions? This one. अच्छा, now Power BI versus Power Excel. मैं इसमें से क्विकली जो है गो थ्रू करूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू
confuse you guys, लेकिन ये है कि there is an overlap between Power BI and Power Excel और Excel, ठीक है, और that is in the form of data shaping. आप Power Query actually दोनों में यूज कर सकते हैं. हम लोग Excel में ये यूज करते नहीं है, लेकिन एक्चुअल में Power Query Excel के अंदर भी अवेलेबल होती है. Power Pivot भी अवेलेबल होता है. कैलकुलेटेड डैट्स फील्ड्स भी आप Excel के अंदर बना सकते हैं, ठीक है. लेकिन जो पोर्शन पावर बीआई को पावर बीआई बनाता है वो इसकी फिर इंटरप्राइज शेयरबिलिटी है. आप एक्सेल की रिपोर्ट्स जो हैं वो इंटरप्राइज लेवल पे शेयर नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप उसे मेल में अटैच करके दीजिए. लेकिन पावर बीआई इन सब फंक्शंस के साथ आपको बेसिकली पब्लिशिंग के ऑप्शंस देता है. पब्लिशिंग से क्या मुराद है? अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब अगर ये देखें आई एम साइंड इन, ठीक है, इनटू अ पर्टिकुलर अकाउंट. इफ आई गो टू पावर बीआई सर्विस, तो दिस इज द पावर बीआई सर्विस. सर जो लोग क्लाउड पे हैं हाँ वो आपका डेटा जो है जो भी आपने बनाया है वो देख सकते हैं. जी एग्जैक्टली. सो आप वर्क स्पेसेस बना सकते हैं, वहां पर अपनी काम को पब्लिश कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें पेस्ट्रल डेटा की एक हमारा वर्क स्पेस है, ये जो एको का प्रोजेक्ट है, इसमें देखिए कितनी सारी रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई है, ठीक है. अब ये जो हर रिपोर्ट है ये बेसिकली इसकी एक ऑडियंस है, उनके साथ ये शेयर हुई है, ठीक है. और ये जो है ना बेसिकली ये एबिलिटी कि आप अक्रॉस इंटायर इंटरप्राइज जो है इसको शेयर कर सकते हैं टू एन ऑडियंस ऑफ योर चॉइस, ये इसको डिफरेंशिएट करती है बहुत ज्यादा एक्सेल से, जो कि एक स्टैंड अलोन ऑन द डेस्कटॉप एनालिसिस टूल बन के रह गया, ठीक है ना. सो फॉर एग्जांपल ये जो मैंने रिपोर्ट आप लोगों को अभी दिखाई थी एडीजी फोरकास्टिंग की, वो ये रिपोर्ट पड़ी हुई है, ठीक है. ये अभी ये डिप्लॉय हुई है, ठीक है. इसमें अगर मैं समरी डैशबोर्ड पे जाऊं तो इसके अंदर 5 रिपोर्ट्स चल रही हैं, ठीक है. ग्रुप डेटा फोरकास्टिंग, वेट डेटा फोरकास्टिंग, वेरिएबल ग्रुप वेट फोरकास्टिंग, डेट फोरकास्टिंग, टारगेट एडीजी फोरकास्टिंग. अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये मुझे उस रिपोर्ट के अंदर ले जाएगा, ठीक है. और फिर यूजर्स कैन एक्चुअली कम इन एंड लुक एट दिस रिपोर्ट. अब वो यूजर्स कौन से हैं? अगर मैं यहाँ से शेयर करूं, शेयर से नजर आता था, ये कहाँ से नजर आता था, लेट मी थिंक अबाउट इट. मुझे ये भी भूल गया कि मैंने कहाँ से देखना है. सर आपने एना प्लान का नाम सुना है? नहीं मैंने नहीं सुना. मैं वो क्या चीज है? सर ये भी एक इसी तरह का टूल है जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है. और इसमें भी अभी तो नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं, खैर अभी सऊदी अरब, यूएई, कनाडा वगैरह में यूज हो रहा है ये टूल. और उसमें ये क्लाउड बेस्ड डेटा एनालिसिस हो रही होती है. और इसमें जैसे मैंने कुछ एडिट किया है, आपने भी जाके सॉफ्टवेयर में एडिशन कर दिए हैं, तो बस वो सेव होता रहता है साथ साथ. ठीक हो गया, समझ गया, मैं समझ गया, ठीक हो गया. यानी क्लाउड बेस्ड टूल है, लेकिन ये है कि फिर उसकी हाँ जी फिर लेकिन उसकी फिर कॉस्टिंग जो है वो काफी ज्यादा होगी, बिकॉज आपकी जो प्रोसेसिंग है वो सारी की सारी हो रही है आया ही नहीं अभी. हाँ किसी बैकएंड सर्वर के ऊपर वो प्रोसेसिंग हो रही होगी, ठीक है ना. और दूसरी जो चीज है आई थिंक जो इम्पोर्टेंट है शायद जो इस टूल में वो ये है, सॉरी आपने नाम क्या बताया था? एना प्लान सर. अच्छा एना प्लान आप लोगों ने. अच्छा मैंने इसी तरह का रिसेंटली एक टूल देखा है, उसका नाम है आइन ब्लिंक, बट दैट इज फॉर मशीन लर्निंग और दैट इज अ वेरी गुड टूल. इसका नाम है आइन ब्लिंक. आई डोंट नो, आई थिंक मैंने आप लोगों से शेयर किया था या नहीं किया था, बट दिस इज रियली कूल. ये भी कुछ इसी तरह का काम करता है, ठीक है ना. यू कैन एक्ट, ये क्लाउड बेस्ड है ये. और उसमें मजे की बात ये कि आप लाइव जो है मल्टीपल लोग जो है ना मशीन लर्निंग की जो कोई भी जो टास्क है उसको परफॉर्म कर सकते हैं. यू कैन डू इट लाइव. सो यू सी देयर आर 2 पीपल वर्किंग ऑन द सेम प्रॉब्लम एंड यू आर एक्चुअली ये जो देखेंगे ये पाइथन का कोड लिख रहा है, इज कॉलिंग अ पर्टिकुलर डेटा फ्रेम, ठीक है. और दे टॉकिंग टू ईच अदर एंड ऑल दैट. सो ये भी एक लाइव को जिसे कहते हैं ना सॉर्ट ऑफ ऐसा टूल है जो कि जिसके ऊपर जो है लाइव जिसे ना इंटरेक्शन के जरिए जो है आप काम कर सकते हैं. So 2 people could be sitting like 1,000 miles away and they could still be working on the same problem. ठीक है. तो इसलिए सॉरी ये रिपोर्ट थोड़ा सा टाइम ले रही थी. तो अब ये देखिए डिप्लॉय हुई है यहाँ पे इसी तरह. और फिर देन देयर इज एन ऑडियंस फॉर दिस, ठीक है, जो कि बेसिकली मेरी सिलेक्शन के ऊपर है कि कौन इसे देखता है कौन नहीं देखता. तो किसको मैंने एक्सेस देनी है किसको मैंने नहीं देनी, वो जो है मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ. एक्सेल में ऐसा कोई सीन नहीं,
ठीक है ना, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली मेक्स दिस पावर बीआई अ मच बेटर टूल देन एक्सेल। फिर उसके बाद जी इंस्टॉलिंग पावर बीआई डेस्कटॉप। तो आप लोगों में से कितने लोगों के पास पावर बीआई डेस्कटॉप है? You can probably give me a thumbs up. एक पास है, ओके, दानियाल के पास। What about the rest of the people? 2 लोग हो गए। अच्छा, जिन लोगों के पास नहीं है, you can download Power BI desktop from this powerbi.microsoft.com. So if I go over here, तो ये जो लोग मैकबुक यूज कर रहे हैं उनको फिर ये प्रॉब्लम आएगी। एक सेकेंड, Power BI .microsoft.com। ठीक है, सो जस्ट जब आप यहाँ पर आ जाए तो स्टार्ट फ्री, ठीक है, और बल्कि इनफैक्ट हाँ, स्टार्ट फ्री एंड जस्ट गो ओवर हियर एट द बॉटम एंड डाउनलोड इट फॉर फ्री। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना, और जब ये डाउनलोड हो जाए, क्योंकि मैं लिंक भेज देता हूँ सबको, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड इट। यहाँ चैट भेज दिया है और आई एम एक्चुअली शेयरिंग इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो इसको डाउनलोड कर लें फॉर दोस्त जिन्होंने नहीं इसको किया डाउनलोड, और जो है देन वी कैन एक्चुअली मूव फॉरवर्ड फ्रॉम ओवर देयर। ये पावर बीआई लाइव डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकता है? लाइव डेटाबेस में डाटा पॉपुलेट भी होता रहे और उसके अगेंस्ट ये भी अपडेट होता रहे जो इसके डैशबोर्ड है? जी हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। उसका तरीकेकार ये होता है कि जब आप पावर बीआई सर्विस में आते हैं ना, तो आप ये देखें, ये मैं स्पोर्ट्स में ये चीज कवर नहीं करता, और मैं टू बी ऑनेस्ट मेरा भी इस वक्त पावर बीआई सर्विस में जो डेटा फ्लोज हैं उस पर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद दैट। ठीक है, लेकिन आई जस्ट लेट यू नो जो मुझे पता है। अगर मैं ये देखें, आपको चीज दिखाता हूँ कि इफ आई गो टू, अब आप ये देख रहे हैं कि हर रिपोर्ट के साथ एक ये डीबी का साइन आ रहा है, ठीक है ना। आप ये जो डीबी है ना, ये इसका डेटा सोर्स है, और दिस कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ लाइव डेटा सोर्स, और इट कुड बी एन एसक्यूएल डेटाबेस, और इट कुड बी अ मॉडल जिसमें पीडीएफ की फाइलें चल रही। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां जाऊं, ठीक है, और मैं यहां पर सेटिंग्स में जाऊं, तो आप ये देखिएगा, ये देखिए फेल टू डिस्कनेक्शन, ठीक है, आई थिंक ये डाउन हुआ है। अब आप ये देख रहे हैं, if you look at this point, ठीक है, ये रिफ्रेश का जो हिस्टोरिकल डेटा आ रहा है, ये क्या है? ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि ये ऑटोमेटिकली अपने आप को उसने इस डेट पे रिफ्रेश किया था। अच्छा, मैं बताता हूँ ये फेल हो क्यों रहा है। ये हो इस वजह से रहा है क्योंकि ये साहब जो है ये छोड़ के चले गए, और जब इनकी आईडी बंद हुई है ना, तो उसकी वजह से ये रिफ्रेशेस भी बंद हो गए साहब। केविन ग्राहम जो है ये लेफ्ट एक्चुअली एको, इस वजह से ही हो रहा है। लेकिन द पॉइंट बीइंग कि ये आप सेटअप कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली सेटअप अ लाइव कनेक्शन टू द डेटा सोर्स, जहां से ये एक खास इंक्रीमेंट के बाद ऑटोमेटिकली जाना आकर इस डैशबोर्ड को पॉपुलेट करेगा विदाउट यू हैविंग टू इंटरवीन एट ऑल। सही। और ये जो टाइमिंग है इसकी, ये आप पावर बीआई के थ्रू सेट कर सकते हैं कि ये आपको डेटाबेस में परमिशन इसको देनी पड़ेगी? नहीं, ये आपको गेटवे पे सेटअप करनी पड़ती है। ये जो गेटवे नजर आ रहा है ना, मैनेज गेटवेज, ये यहाँ पर सेटअप करनी पड़ती है। आपको बताना पड़ता है पावर बीआई को कि आपने ऑन प्रेमिसेस जो भी डेटा सोर्स पड़ी हुई है उसको कब पिंग करना है और वहां से कब डेटा लेकर आना, तो वो यहां से होता है, यानी कि इन पावर बीआई सर्विस। राइट, थैंक यू जी। डाउनलोड हो गया जी, सबने कर लिया डाउनलोड? मोहसिन थोड़ा सा टाइम चाहिए, जस्ट 5 मिनट्स। प्लीज आप करें, मेरा तो काम है पूछना हम लोग बार-बार नहीं, टेक योर टाइम, नो इश्यूज। नहीं, वो असल में वो
I'm actually logged on from my the work system, तो वो वहाँ पर उसमें administration rights नहीं है, तो I have to pick my other system. Okay. इनफैक्ट हम रिसेंटली यही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, बिकॉज जब से केविन गए हैं ना, तो ये रिपोर्ट्स फेल होना शुरू हो गई थी. फॉर एग्जाम्पल देखें, ये रिपोर्ट थी, ये अब आपको नजर आ रहा है कि देयर वाज अनदर डेटा सेट. ये इसी वजह से रिफ्रेश कह रहे थे, बिकॉज जो है ना, वो केविन की जब आईडी बंद हुई है या जून साहब की आईडी बंद हुई है, तो हमारे डेटा सेट्स पे जो रिफ्रेश लगे हुए थे, जो हमने गेटवे पे सेटअप किए थे, वो फिर डिसमेंटल हो गए, बिकॉज उनकी आईडी माइक्रोसॉफ्ट के जो एक्टिव डायरेक्टरी है उसमें रही नहीं. तो वो उन्होंने जो भी प्रोसेसर सेट किए थे वो भी साथ में खत्म हो गए. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये काफी हद तक हमने रिजॉल्व कर लिया है नई आईडी से लॉगिन करके. अब इससे हमें ये पता लग रहा है कि जी इसके ऊपर कौन, इस डेटा सेट के ऊपर कौन कौन से जना रिपोर्ट्स हैं जो कि चल रही हैं. एडीजी कैलकुलेशन की चल रही है और ये 2 रिपोर्ट्स चल रही हैं. और हमें ये भी पता लग रहा है कि ये जो है आखिरी दफा कब रिफ्रेश हुआ था. ये आज ही रिफ्रेश हुआ है सुबह 1:08 के ऊपर ऑटोमेटिकली. किसी बंदे ने कुछ नहीं किया, ये गेटवे ने ही पिंग किया है जो ऑन प्रेमिसेस इनकी डीबी लगी हुई थी उसको, और ऑटोमेटिकली जो नया डेटा है उसको लेकर आया है, ईटीएल के प्रोसेस में से गुजारा है, और इस इन रिपोर्टों के अंदर जाके इसने उसको जो है ना डिस्प्ले कर दिया. So I hope you guys understand the concept of automation of this whole ecosystem by looking at such an example. ये तो उसी तरह ना, जिस तरह एक्सेल में मैक्रोज सेट किए जाते हैं कुछ हद तक ऑटोमेटेड, तो ये उसको ऑटोमेटिकली ये पावर बीआई खुद से पिक करके वो टास्क बना देता है अपना प्रोसेस. बिल्कुल एग्जैक्टली. वो टास्क आपको एक दफा सेटअप करना पड़ता है और फिर देन यू जस्ट नीड टू मैनेज इट. तो इज देयर अ कमांड फॉर दैट? जिस तरह एक्सेल में हम मैक्रो बनाते हैं, तो इसमें भी उस तरह की कोई कमांड? नहीं, मैक्रो नहीं आप बनाएंगे. आप बेसिकली यहाँ पर आकर इस रिपोर्ट के साथ जो डेटा लगा हुआ है ना, उसको पिन पॉइंट करेंगे टुवर्ड्स द डेटा सोर्स जहां से उसने अपने आप को रिफ्रेश करना है, और वो क्लिक एंड डू वाला प्रोसेस है. इसमें फिर आपको कोई कोड शोड नहीं लिखना पड़ता. राइट सर. अब these are pretty big reports, ठीक है ना. इनके लाइक एक्टिव एनिमल्स जो हैं वो तकरीबन कोई 6-6.5-7 लाख हैं, ठीक है. उनके फिर सेशन लॉग्स अलग हैं, और उनका जो इंडिविजुअल एनिमल का जो डेटा जो क्रिएट हो रहा है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है. तो इसलिए फिर इसको सर्विस पे काफी टाइम लगता है लोड अप होने में. लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, ऑफकोर्स, जाहिर बात है. और फिर दूसरी बात ये है कि ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं अक्रॉस द बोर्ड, इनकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं, ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज दिखाई थी, ठीक है ना, इनकी उनके ऊपर जो है ना प्रॉपर्टी मैनेजर्स यूज करते हैं. सो दैट इज वेरी कन्वीनियंट. अगर आप देखें, ठीक है ना, कि कोई प्रॉपर्टी मैनेजर जो है वो लॉग इन करे और अपनी प्रॉपर्टी को खोले और उसके अंदर से जो है ना अपनी स्कीमेटिक्स निकाल के देख ले कि अच्छा यार मुझे ये एनालिटिक्स चाहिए, और जो है ना मैंने बेसिकली अपनी रिपोर्ट देखना है, तो यू कैन जस्ट लॉग इन फ्रॉम एनीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया एंड देन जस्ट सिंपली डू दैट. तो गाइस, जब जो इसको इंस्टॉल करते जाए ना, वो प्लीज मुझे डन जो है ना, अगर ग्रुप में जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें जो है ना डन या थम्स अप करने वो देते, ताकि मुझे पता लग जाए कि कितने लोगों ने कर दिया. 2 लोगों ने कर दिया. अच्छा, I'll just go and fetch some water, and by the time probably I come back, काफी लोगों ने कर दिया होगा. So चलो, then we can start. I'll just go and fetch some water. Just give me 1 minute.
सर इसके जो जैसे हमने एसक्यूएल में अलग से डेटा लोड किया था, तो इसमें ये इनबिल्ट होता है डेटा या अलग से लोड करना पड़ता है सर्वर वगैरह? वही ना, भी सर मेरे ख्याल से गए हुए हैं, पानी पीने आते थे। गए में? अच्छा, आपको पता है? सॉरी, क्वेश्चन क्या था आपका? सॉरी। मैं पूछ रही थी कि जिस तरह हमने एसक्यूएल में अलग से लोड किया था ना एडवेंचर 19 का डेटा, तो इसके अंदर शायद मेरा ख्याल है इनबिल्ट होता है। नहीं, इसके अंदर भी सीएसवी की फाइल अपलोड होगी होती है? प्रॉब्ली हम लोग। हाँ, सीएसवी की फाइल अपलोड होगी। अच्छा। जी गाइस, so are we done? नो सर। हो रहा है। जी सर, एक क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, ये पावर बीआई से अगर हमें डेटा लेना हो तो लाइक डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो किसी और सोर्स से, तो उसमें सर एक है ओरेकल का वो है एसक्यूएल डेवलपर, उससे आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल डिफरेंट कंपनीज हैं। ओरेकल का देख लेते हैं डेटा सोर्स। एसक्यूएल डेवलपर कि मैंने Oracle सर्च किया वो developer। एक सेकंड चलिए। उसका एसक्यूएल डेवलपर है। ओरेकल की डेटाबेस से आ सकता है। जी जी, ये इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, तो ये एज अ डेटा सोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, सो यू कैन कनेक्ट टू एन ओरेकल डेटाबेस। ठीक है। इसके साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, इशू नहीं है, आप कर लें। मैं आगे शुरू कर दूंगा बिकॉज अभी भी थोड़ा सा मैंने और भी कुछ चीजें बतानी है। बट ये मैं चाह रहा था कि अगर आप लोग डाउनलोड कर लेना तो फिर देन आई कैन एक्चुअली स्टार्ट विद द इंटरफेस एंड ऑल दैट, और कनेक्टिंग द डेटा। फिर हम उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी देख लेते हैं कि डेटा के साथ कनेक्ट कैसे करना है, शेप कैसे करनी है। So I'm going to start with very basic example. मैं बहुत ही छोटा सा डेटा सेट यूज करूंगा। It's not going to be millions and millions of rows. It's just going to be retail data, और हम उसके ऊपर काम करेंगे। Because it's always better to start with something simpler and then build upon it, rather than कि मैं बहुत बड़ी चीज पकड़ा दूं और फिर वो मैनेज ना हो सही तरह। I'll wait like another 3-4 minutes and then I'll start inshallah, ताकि maximum लोग जो हैं इसको कर लें इंस्टॉल, तो फिर you won't need to play catch up. सर पावर बीआई का एक ही असाइनमेंट होगा? नहीं मैम, इसके 2 असाइनमेंट हैं। तो दोनों प्लीज साथ दे दीजिएगा। साथ दे दूं? जी सर। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट ही ना पढ़े हुए दूसरी असाइनमेंट की, तो आप क्या करेंगे? नहीं, नेक्स्ट वीक के बाद दे दीजिएगा दोनों। अच्छा, ओके। तो यानी कि आप ये चाह रही हैं कि दोनों रिलीज में इकट्ठी करूंगा? यस सर। नहीं, तो आप मत उसको 1 हफ्ते बाद जमा कराएं ना, आप 2 हफ्ते बाद जमा करा दें। सर मार्क्स नहीं कटेंगे लेट सबमिशन पे? नहीं, मार्क्स तो नहीं कटेंगे। मार्क्स क्यों कटेंगे आप? मैंने तो लेट सबमिशन पे कोई पेनल्टी नहीं रखी हुई। अच्छा, ठीक है ना? हाँ जी, जो पेनल्टी है वो असाइनमेंट की क्वालिटी के ऊपर है। वो लाइक फरीना चेक करती हैं और आपको जहाँ पे फीडबैक उन्होंने देना होता है वो देती हैं, और मार्क्स आपके उसके ऊपर करते हैं। लेट सबमिशन पे तो मैं कोई पेनलाइज नहीं करता। ओके, सारे वर्किंग प्रोफेशनल है, वो मुझे पता है टाइम मुश्किल से मिलता है, तो
जी किसी और का भी डाउनलोड हुआ है जी प्लीज जो चैट का ग्रुप है उसमें यू नो जस्ट अप्राइज मी ताकि मुझे पता लग जाए कि कितनी परसेंटेज ऑफ क्लास जो है उसने कर दिया। मुझसे मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन 2-3 दफा ये हुआ है कि जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो इन्हीं के बीच में रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है, तो वो दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आई एम फेसिंग। सर आपका इंटरनेट का इशू तो नहीं है? नहीं, इंटरनेट तो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज आई एक्चुअली ट्राइड टू डाउनलोड अनदर सॉफ्टवेयर जो भी तकरीबन 1 GB का, तो वो फौरी तौर पर हो गया था। तो इसमें पता नहीं कुछ मुझे इशू आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में। मेरा तो वैसे ऑलरेडी हुआ है इसलिए जो है इट्स नॉट गोइंग टू लेट मी डू इट। बाकी लोगों में से किसी को कोई इशू आ रहा है? एनीवन एल्स फेसिंग अ सिमिलर इशू? नहीं सर, बस थोड़ा सा स्लो है। 500 MB हो गया, 600 MB की फाइल है। ठीक है सर, इफ यू कुड ट्राई लाइक अ कपल ऑफ टाइम्स मोर if that's okay with you. श्योर, आई एम डूइंग दैट ऑलरेडी। ठीक है। मुझसे आप थोड़ा गाइड करेंगे फर्स्ट टाइम यूजेज के लिए इसके हवाले से? सॉरी सर, थोड़ा सा जरा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। फर्स्ट टाइम यूजेज के हवाले से मैं इस तरह से बोल रहा हूँ कि मैंने जस्ट इंस्टॉल इट, तो ठीक है। अभी वो है गेटिंग स्टार्टेड स्क्रीन पे। अच्छा, आपने इसको रन किया है? डिड यू एग्जीक्यूट इट? प्ले स्टोर से तो ऑटो रन हुआ, ये ऑटो इंस्टॉल हुआ। हाँ, ऑटो इंस्टॉल हो गया ना। उसके बाद फिर आपने करना ये है कि इसको गो इनटू योर डाउनलोड्स और जस्ट डबल क्लिक, ताकि वो आपके सिस्टम के ऊपर भी जो है ना बेसिकली अपनी प्रेजेंस को क्रिएट कर दे। ठीक है, नो वरीज। एंड वंस दैट इज डन तो फिर इट्स एक्चुअली इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। सो थोड़ा सा आगे चलते हैं, दिस इज मूव ऑन। ठीक है, और वंस इट इज इंस्टॉल्ड तो उसके बाद इंस्टॉल का मतलब है कि एक तो डाउनलोड हो गया ना, but then what you need to do is कि then you need to unpack the package which is the Power BI package। ठीक है, वो आपके डाउनलोड वगैरह में कहीं पड़ा होगा कहीं पे। just double click on it and it starts to run the installation process। वो installation process जब complete हो जाएगा तो I'm not going to save this just a second, and then what you need to do is either या तो it's going to appear on your desktop, if not then you can go to start and then just simply write power। तो पावर बीआई डेस्कटॉप की जो ऐप है वो यहाँ पर आपको नजर आना चाहिए, and then you need to just click on it। और once you run it तो it's going to land you up on this screen। ठीक है ना, इस स्क्रीन के ऊपर ये लैंड अप करेगा। एंड आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग ओवर हियर, किसी भी चीज पे क्लिक ना करें, जस्ट गो एंड जस्ट यहाँ से इसको, इस विंडो को बंद कर दें तो यू विल एक्चुअली सी दिस पेज।
ठीक है, यहाँ तक आप लोग पहुंच गए हैं जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया हुआ? You guys reach this point? ये जो स्क्रीन पॉप आउट हुई है इसको क्लोज करना है? जी, जिसको क्लोज कर देना, अपर राइट कॉर्नर से जिस क्रॉस पेज को क्लिक करना। सर अभी आपने कोई फाइल अपलोड तो नहीं की ना? नहीं नहीं, मैंने कोई फाइल, वो मैं वैसे ही एक चीज टेस्ट कर रहा था। यू डोंट नीड टू क्लिक एनीवेयर ओवर, आई एम जस्ट लुकिंग एट इट। आपने कुछ अभी अपलोड नहीं करना, बिल्कुल ब्लैंक होगी अभी। अच्छा, उसके बाद वंस यू आर एक्चुअली ओवर हियर, तो मैं सॉर्ट ऑफ ना आपको ब्रेकअप देता हूँ ऑफ द इंटरफेस, ठीक है ना। अब इंटरफेस के ना एक्चुअली दो हिस्से होते हैं। देयर इज द फ्रंट एंड पार्ट जहां पर हम खड़े हुए हैं, एंड देन देयर इज द पावर क्यूरी पार्ट। पावर क्यूरी पार्ट पे मैं बाद में आऊंगा। सो प्राइमरीली इसको आपने यूं देखना है, इंटरफेस ब्रेकअप, व्यू, दो पार्ट्स। देयर इज द फ्रंट एंड, ठीक है, एंड देन देयर इज द पावर क्यूरी। इसको फॉर द टाइम बीइंग अभी मैं नहीं देख रहा, मैं फ्रंट एंड के ऊपर आपको जो है ना एक रिव्यू दे रहा हूँ। फ्रंट एंड के अंदर तीन हिस्से होते हैं, 1 2 3। वो कौन कौन से हिस्से हैं? 1 2 एंड 3। अब इन तीनों हिस्सों में है क्या फ्रंट एंड पे? देयर इज द रिपोर्ट जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, ये आपका प्लेन कैनवस होता है। यहाँ पर आप रिपोर्ट बिल्डिंग करते हैं, डेटा को विजुअल्स के अंदर ऐड करते हैं, विजुअल्स बनाते हैं, उनको एनहांस करते हैं, ट्विकिंग करते हैं। जी, क्वेश्चन है किसी का? सो ट्विकिंग वगैरह करते हैं, और दिस इज वेयर यू एक्चुअली स्पेंड लाइक द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, टू बी ऑनेस्ट। यानी कि अगर आप इस पूरे इकोसिस्टम को मैनेज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सबसे कम वक्त आप लगाएंगे। I'd say like 10 to 15% ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट जो है ना यहाँ पे लगेगा। बाकी सारा काम जो है वो बैकएंड पे या अंडर द हुड हो रहा होता है। तो ये आपका फ्रंट एंड है या रिपोर्ट एंड है। यहाँ पे रिपोर्ट बनती है और यहीं से पब्लिश होती है, यहीं पे आप डैशबोर्ड बनाते हैं। फिर टेबल एक या डेटा टैब होता है। इस डेटा टैब के अंदर आपको आपकी जो क्यूरीज हैं या जो डेटा सेट है वो टैबुलर फॉर्मेट में नजर आ रहा होता है। एंड देन देयर इज द मॉडलिंग पार्ट, यहां पर आप मॉडलिंग करते हैं। सो यू मॉडल द डेटा ओवर हियर इन दिस टैब, ठीक है। इसका जरा व्यू ही डिफरेंस है। यहाँ पर आप रिलेशनशिप्स बनाते हैं, कार्डिनलिटीज बनाते हैं, उसके अलावा जो है आप जो है बेसिकली फिल्टर फ्लोज को यहाँ से मैनेज करते हैं, वो काम सारा यहाँ से होगा, ठीक है। तो ये तीन हिस्से हैं फ्रंट एंड के, जो कि मैं यहाँ पर आपको ये इधर दिखाना चाह रहा हूँ। ये जरा पुराना वर्जन है इसका, लेकिन ये है कि फ्रंट एंड के ये तीन हिस्से हैं, रिपोर्ट, द डेटा एंड द रिलेशनशिप्स और द डेटा मॉडल, ठीक है। एनी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड? कोई सवाल? एंड आई होप दिस इज क्लियर, फेयरली सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। और जो पावर बीआई का वर्क फ्लो है वो प्राइमरीली चलता कैसे है जी, कि यू कनेक्ट, शेप एंड ट्रांसफॉर्म द रॉ डेटा। और ये हम कैसे करते हैं? यू एक्चुअली डू दिस थ्रू पावर क्यूरी, जिसमें आपको बैकएंड भी यूज करना पड़ता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन जो फ्लो है प्राइमरीली वो यूं ही चलता है जी, कि आप कनेक्ट करते हैं डेटा से, उसको शेप करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू अ शेप व्हिच इज एक्सेप्टेबल टू यू और योर मॉडल। देन यू कम इनटू द मॉडलिंग टैब, जहां पर आप उसकी टेबल, उन टेबल्स के रिलेशनशिप्स बनाते हैं, ताकि उन डिफरेंट सोर्सेज से जो आप डेटा लेकर आ रहे हैं, वही बात है पीडीएफ से आ रहा है, और ओरेकल की डेटाबेस से आ रहा है, एसक्यूएल की डेटाबेस से आ रहा है, साप आना से आ रहा है, गूगल एनालिटिक्स से आ रहा है, उसको टाई टुगेदर करते हैं इन दिस मॉडलिंग टैब। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट यू डिजाइन योर रिपोर्ट्स, उनकी इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, विजुअल्स बनाते हैं, ऑल दैट, ठीक है। सो ये बेसिक सा फ्लो है पावर बीआई, एंड we'll go through all of this flow जब हम एक्चुअली प्रैक्टिकली इसको करना शुरू करेंगे। अच्छा, अब कनेक्टिंग और शेपिंग द डेटा, डेटा के साथ हमने कनेक्ट कैसे करना है और उसको शेप कैसे करना है। अच्छा, अब कनेक्शंस के क्या क्या जो है ना बेसिकली नोड्स या कनेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ये देखने के लिए अगर आप पावर बीआई पे जाएं इसी पेज के ऊपर एंड क्लिक ऑन गेट डेटा, तो आपको डिफॉल्ट जो है ना ये नजर आएंगे आपको सारे के सारे कनेक्टर्स। You can connect to Excel workbooks, Power BI data sets, data flows, data verse,
SQL Server, Analysis, Microsoft Analysis Services, text CSV files, web, OD data feed, blank query, अगर आपने पूरी क्यूरी को देखनी हो तो ये कुछ चंद जो है ना डेटा सोर्सेज है, लेकिन ये कंप्लीट लिस्ट नहीं। आप अगर मोर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर पूरा जो डेटा कनेक्टर्स का सेट है वो नजर आएगा। दे आर डिवाइडेड बाय कैटेगरी। फाइल्स में अगर आपने कनेक्ट करना हो तो आप इन फाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस से करना हो तो ये सारी डेटाबेसेस हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, पावर प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपने कनेक्ट करना है, किसी ने डेटावर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है या सुना है? ये डेटावर्स क्या चीज होती है? व्हाट इज अ डेटावर्स? एनीवन उसको मालूम हो कि डेटावर्स क्या है? सो डेटावर्स जो है ये पावर बीआई का एक एक्चुअली प्रोडक्ट। जी क्वेश्चन है किसी का? ओके, सो डेटावर्स जो है दिस इज एक्चुअली a product of data power I mean Microsoft, और ये this is actually, you can see it over here, और ये एक टूल है जो कि आपको, ये मैनेजेबल टूल है, ये मैनेज हुआ होता है, और ये जब आप इसमें लॉग इन करते हैं तो यहाँ पर जो है ना डेटा सोर्सेस पब्लिश हुई होती है, और एज अ बीआई डेवलपर अगर आप डेटावर्स यूज कर रहे हैं तो इसका फायदा ये है कि जो भी आपका डीबीए है वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में से वो डेटा बेसिस या वो डेटा सोर्सेज जो कि एक बीआई के प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है उनको सेपरेट करता है और डेटावर्स में पब्लिश कर देता है। सो अक्रॉस द बोर्ड पूरी इंटरप्राइज में आप बेसिकली पब्लिश कर सकते हैं वो डेटा सोर्सेज जो कि फिर बीआई के प्रोसेस में कंज्यूम हो सकती है। सो ये बात याद रखें कि लेट्स से कि अगर आपका 5 प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, चलें 5 नहीं, मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ, रेड मार्केट सिस्टम थी, उसमें इस वक्त 3 प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, 1, 2 and 3। इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स की एक अदद क्या है, साथ में प्रोडक्शन डीबी होती है। ठीक हो गया? सॉरी गाइस, ये मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, माय बैड। 1, 2, 3, 1, 2, 3। पीडीबी, ठीक है, और इसकी भी पीडीबी। अब होता यह है कि जो प्रोडक्शन की डीबी होती है ना, ये एक्सट्रीमली क्रिटिकल होती है। यहाँ पर कोई भी जो चेंज है, कोई भी डिलीशन जो है, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट को इम्पैक्ट करती है। तो बीआई का जो प्रोसेस है वो कभी भी, यानी कि मैंने ऐसे कभी भी जो है ना, तो मुझे खुद हंसी बात आ रही, क्योंकि मैं एक्चुअली जो है ना बीआई का प्रोसेस पीडीबी के ऊपर ही चलाता हूँ, लेकिन वो उसकी वजह यह है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है। लेकिन पीडीबी के ऊपर आपको बीआई का प्रोसेस आप पहले कभी नहीं चलाना चाहिए, ठीक है? और आप करते ये हैं कि आप बेसिकली पीडीबी के अंदर से एक बीआई की जो है ना बेसिकली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं या एक बीआई प्रोडक्शन सर्वर बनाते हैं। ठीक है, इन तीनों प्रोडक्ट्स का बीआई प्रोडक्शन सर्वर होगा जो एक बनेगा। ठीक है, बीआई प्रोडक्शन सर्वर। अब डेटा मार्ट क्या करता है? डेटा मार्ट ये आपको एबिलिटी देता है डीबीए को, या डीबीए आप कहने यहाँ पे बैठा हुआ है, एक्चुअली डीबीए तो बैठा हुआ है इस पूरे प्रोसेस के अंदर ही है, लेकिन डीबीए जैसे कि अगर यहाँ पे पेस्ट है तो वो इन बीआई प्रोडक्शन सर्विसेज में से मुख्तलिफ टेबल्स को निकाल सकता है, ठीक है, और डेटा वर्स के अंदर पब्लिश कर सकता है। सो ये डेटा वर्स है यहाँ पर, और इसके अंदर जो है वो उनको पब्लिश कर देगा, इनको सारी सोर्सेस, ठीक है। और उससे ये होगा कि आप जो है डेटा वर्स में सिर्फ लॉग इन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो भी पब्लिश ऑथेंटिकेटेड क्लीन्ड आउट बीआई के प्रोसेस के लिए जो भी सोर्सेज अवेलेबल है वो यहाँ पर अवेलेबल होगी। सो यू कैन सिंपली जस्ट डायरेक्टली कनेक्ट। ठीक हो गया? सो ये एक जो है ना डेटावर्स एक नोड है या एक कनेक्शन का तरीकेकार है। और क्या अवेलेबल है जी? यू हैव एज़्योर के डिफरेंट जो है ना बेसिकली सर्विसेज के साथ आप जो है ना एसक्यूएल नो एसक्यूएल दोनों के साथ, फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें तो यहाँ पे आपको स्पार्क
और डेटा ब्रिक्स, उसके अलावा जो है आपको इधर हडूप भी नजर आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या मोंगोडीबी नजर आएगी। मोंगोडीबी जो है वो मोंगोडीबी होनी चाहिए इसके अंदर। मूव तो नहीं कर दिया उसको। मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस के साथ भी आप जो है बेसिकली कनेक्ट कर सकते हैं। तो सर सॉरी क्वेश्चन है कि डेटा को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि बीआई में लोड हो, क्योंकि मैंने एक एक्सेल की फाइल लोड करने की कोशिश की थी, वो टैबुलर फॉर्म में डेटा, और वो कहते हैं कि इट्स नॉट इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, तो हम इसको लोड नहीं कर सकते। वो नहीं, फॉर्मेट में होना जरूरी नहीं है। वो कौन सी फाइल थी, किस किस्म की फाइल थी, मतलब उसमें क्या था उस फाइल के अंदर? टैक्स इंफॉर्मेशन थी और टैक्स इंफॉर्मेशन। अच्छा, वो टेक्स्ट या सीएसवी फॉर्मेट में तो नहीं थी? सीएसवी थी ना, तो हो सकता है कि आपने उसको एज एन एक्सेल फाइल लोड करने की कोशिश की हो, हालांकि आपको जरूरत ये थी कि आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करें, टेक्स्ट सीएसवी। Did you try that? नहीं सर, मैंने ट्राई नहीं किया। मैंने एक्सेल इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, यही जो सामने नजर आया ना ऑन द लेफ्ट, आप इससे ट्राई कीजिएगा, टेक्स्ट सीएसवी। ठीक है, थैंक यू सर, मैं कर लेता हूं। इसके अलावा जो है, सॉरी मैं एक्चुअली वो देख रहा हूँ कि अगर नॉन स्ट्रक्चर्ड डीबी हो आपकी, उसको मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ पे ऑप्शन था, मुझे भी नजर नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। बट यू कैन एक्चुअली कनेक्ट टू अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस एज वेल, ठीक है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट डोमेन है। फिर आप गूगल शीट के साथ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप गूगल शीट्स के साथ अगर मैं कनेक्ट करूँ, अब ये थर्ड पार्टी सर्विस कहेगा कि आप थर्ड पार्टी सर्विस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मैं गूगल शीट का यूआरएल अगर दे दूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी मैं अच्छा, एक सवाल है मोहसिन कि ये जो अभी आप जैसे बात कर रहे थे डेटा वर्ड्स की, तो कैन वी लाइक कंसिडर दिस डेटा वर्ड्स जस्ट लाइक कोई भी हम ले लेते हैं कोई सॉफ्टवेयर वगैरह जो कोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसमें जो लाइब्रेरीज होती हैं अवेलेबल, तो ऑफ कोर्स लाइब्रेरीज अब क्या होता है कि एज यू ग्रो योर कोड्स एंड ऑल, तो अब ये कि यू वुड नॉट बी राइटिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, आपकी ऑलरेडी बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती है जो लोग मुख्तलिफ ऑथेंटिकेटेड पब्लिशर्स हैं या जो आपके मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन्होंने दी हुई होती हैं, तो डेटा वर्ड्स भी उसी तरह का ही होता है? नहीं, लाइब्रेरीज जो होती हैं ना, वो बेसिकली होती हैं आपकी ऑफ द शेल्फ प्री डिफाइंड फंक्शंस, उनमें डेटा नहीं होता। और एग्जाम्पल अगर आप पाइथन के अंदर किसी लाइब्रेरी, अगर मैं पाइथन की एग्जाम्पल, एंड आई होप कि मैं एक्चुअली सही डायरेक्शन में हूँ, पाइथन में लेट्स से आप एक लाइब्रेरी कॉल करते हैं जिसका नाम है लेट्स से ब्यूटीफुल सूप, ये लाइक उसके लिए है फॉर पार्सिंग डेटा फ्रॉम वेबसाइट्स, या अगर अपने वेब स्क्रैपिंग करनी, या चले पैंडास करते हैं, या चले नमपाई करते हैं। तो नमपाई जब आप बेसिकली कॉल करते हैं तो आपको डेटा नहीं मिलता, आपको फंक्शंस मिलते हैं इन दैट लाइब्रेरी, जो कि आप फिर यूज कर सकते हैं। Does that make sense? ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग इन जो गेमिंग लाइब्रेरीज होती हैं, तो उसमें अगेन चूंकि मैंने ज्यादा काम तो नहीं किया हुआ, बट बेस्ड ऑन माय कन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड्स हु हैव गॉन इनटू गेमिंग इंडस्ट्रीज वगैरह, तो उधर जो लाइब्रेरीज होती हैं उसमें डेटा कुछ हद तक अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल आपके कोऑर्डिनेट्स किस तरह से डिफाइंड है, आपकी डेप्थ वगैरह और इस तरह की चीजें वगैरह होती हैं। So then how would you then would you differentiate between those libraries and the data words that you just described right now? सर देखें, अगर आपके पास लाइब्रेरीज हैं जिनमें कोऑर्डिनेट्स डिफाइन हुए हैं, तो वो भी टेक्निकली डेटा नहीं है,
वो बेसिकली प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन है जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन योर सिनेरियो। देखिए अगर मुझे तो जिस तरह से आपने अभी जैसा अभी आपने डेटा वर्सेस आपने डिफाइन किया, आपने कहा कि जो मुख्तलिफ जो लोग हैं जो डेटा सेट्स वगैरह डिफाइन किसी ने किया and then they publish that for let's say for public use वगैरह, तो उसमें भी कुछ ना कुछ आई थिंक इनिशियल क्राइटेरिया वगैरह कुछ उन्होंने प्री डिफाइन किया होगा, and then let's say for example if we want to do something or if it matches our requirements then only we would be interested to use that data set, ऐसे ही है? अच्छा सर, पब्लिक नहीं मैं कहूँगा, आई वुड से डीबीए जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, डेटाबेस जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो पब्लिक नहीं होगा, वो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसोर्सेज हैं, लोग जो है उनको अवेलेबल होंगे। और वो ऐसे नहीं करेगा कि वो जो है ना डीबीए जो है वो एक बीआई की जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है उसमें से उसने एक चीज निकाल के पब्लिश किया डेटाबेस के अंदर और वो अब कंप्लीटली अपनी वेब पे कर दिया। नहीं, वो आपके साथ ही बैठेगा या कोई बीआई के हेड के साथ बैठेगा और डिसाइड करेगा कि अच्छा यार मैंने मेरे जो 3 प्रोडक्ट्स थे उनमें से मैं ये उनकी जो बीआई की प्रोडक्शन है उनमें से जो ये 5 नए डेटा सेट निकाल के पब्लिश कर रहा हूँ डेटाबेस के अंदर, उनके अंदर क्या दिखाना है मैंने, ठीक है। बट देन अक्रॉस द बोर्ड फिर जो मेरी बीआई का डिपार्टमेंट है वो उन 5, 6, 7, 10 सोर्सेस को यूज करके एनालिसिस कर सकता है। ओके ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो मैंने एक एग्जांपल जो है ना मैंने अपनी गूगल की शीट्स के साथ कनेक्ट किया अभी इसको, ठीक है। तो मेरे पास ये मुख्तलिफ जो है ना टेबल्स हैं जिनके अंदर जो है ना मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, तो मैं इनको कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये देखें इसके अंदर मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है, मेरा हेडर नहीं बना हुआ, वो हेडर मैं ETL के प्रोसेस में जो है ना कर सकता हूँ, उसको मैं ठीक कर सकता हूँ कि यार इसका हेडर जो है वो कॉलम्स के अंदर चले जाए। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल ओवर हियर इज कि आप बहुत आराम से सीमलेसली अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं टू डेटा सोर्सेज। अब मैंने जिस फाइल के साथ किया हुआ है ये मेरी अपनी पर्सनल फाइल है, लेकिन ये है कि ये बेसिकली अब इसमें उस एक पर्टिकुलर गूगल की सोर्स में मेरे पास मल्टीपल फाइलें पड़ी, ठीक है ना। उनको जो है बेसिकली मैं उनके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकता हूँ बाय जस्ट सिंपली सिलेक्टिंग देम ओवर, ठीक है। तो ये यानी आई कैन जस्ट डू दैट ओवर, ठीक है। ये सो ये अब ये ठीक है, सो आई कैन डू दैट रियली इजीली और फिर देन आई कैन ट्रांसफॉर्म दैट, ठीक है। सो ये आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जांपल। फिर इस तरह की और बहुत सी सोर्सेज हैं जिनके आप जिनके साथ आप कर सकते हैं। तो just give me a second, sorry about that. अच्छा, so any questions, anything that you do not understand relating to कि अगर आपने किसी डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट करना हो, ठीक है। ओके, अच्छा, अब टाइप्स ऑफ डेटा कनेक्टर्स, मैंने आपको डेटा कनेक्टर्स बहुत सारे दिखाए हैं, लेकिन पावर बीआई के कनेक्ट टू वर्चुअली एनी टाइप ऑफ डेटा सोर्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू फ्लैट फाइल्स एंड फोल्डर्स, डेटाबेसेस, ऑनलाइन सर्विसेज एंड अदर्स एज वेल। आप इस पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो एक वेब पेज को भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। वेब पेज को मैं कैसे डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ? अब फॉर एग्जांपल आई गो ओवर हियर, आई गो टू वेब और यहाँ पर जो है मुझे ये खुलेगा and then I go to, let's say, Wikipedia. अब आप देखेंगे पेज को, इस HTML टेक्स्ट को जो है ना बेसिकली ब्रेकअप करेगा, कैसे करेगा? टेबल्स में, बिकॉज वहां पे भी टेबल्स ही चल रहे हैं जिनमें तस्वीरें भी पड़ी हुई हैं, जिनमें टेक्स्ट भी पड़ा हुआ है। ये देख रहे हैं, एंड देन आई कैन इंजेस्ट दिस टेबल or these tables and then perform some sort of an ETL on them or transformation to make them into a format जो कि मेरी चॉइस का है and then use them.
Does that make sense या नहीं? Okay. All right. So let's try to connect to some sort of a data source. किसी data source के साथ connect करते हैं. मैं आपके साथ 3 Excel की फाइलें शेयर करता हूँ. आप उनको अच्छा, अपने पास इसमें एक अच्छा इसमें क्वेश्चन है कि ये है मोहसिन, चूंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, सो फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोग ये नॉर्मल वे टू डू सम काइंड ऑफ अ क्वेश्चनर इज टू क्रिएट इट ऑन गूगल डॉक्स वगैरह के ऊपर ना, तो अगर हमने उसको एक्सेस करना हो तो does that is that permissible within Power BI? जी जी एब्सोल्युटली. अभी आप अगर देखें तो मैंने जो अभी एक एग्जांपल आप लोगों को करके दिखाई थी, जो कि ये देखिएगा, मैं अपनी जो मेरी गूगल शीट्स हैं मैं उनके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ. ये देखिए, कनेक्ट, कंटिन्यू. मेरी जो गूगल शीट का URL है मैंने यहाँ पर दिया था, इट वाज दिस. मैंने ये शीट कॉल करनी है. I put it over here. That's okay. तो ये देखिए, मुझे मेरी जो सारी की सारी जो गूगल शीट्स हैं वो मुझे यहाँ नजर आ रही है. जैसे मैं इनमें से डेटा कॉल करता हूँ तो ये यहाँ पे नजर आ रहा है. चलो बेहतरीन है, थैंक यू सो मच. ठीक है ना. सो यस यू कैन. सो ये कोई पार्टी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसके ऊपर. ठीक है. हाँ, ये आप कह सकते हैं यार, हो सकता है कनेक्टर उसका अवेलेबल ना हो, वो एक अलग चीज है. कोई ऐसी आप सोर्स यूज करना चाह रहे हैं जिसका कनेक्टर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मोस्टली ज्यादातर पॉपुलर जितनी सोर्सेज हैं उन सब के कनेक्टर्स अवेलेबल है. ठीक है. उसके अलावा अभी मैं आप लोगों में से किसी ने गूगल स्टूडियो यूज किया? हैज एनीबॉडी यूज्ड गूगल स्टूडियो? ओके, गूगल स्टूडियो जो है वो बेसिकली एक एनालिसिस टूल है गूगल वालों की तरफ से. अब उस पे भी जो डेटा है वो भी आप यहाँ पे ला सकते हैं. ठीक है. अगर आप में से किसी ने यूज किया हो गूगल स्टूडियो तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. थोड़ा बहुत जस्ट टू इंक्रीज योर नॉलेज ऑन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि मेरा मतलब गूगल डेटा स्टूडियो कहते हैं इसको. ठीक है. सो ये कंपेटिटिव प्रोडक्ट है जो कि ये BI टूल की डोमेन में आने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ये है कि अगर इसके अंदर भी आपने कोई जो है ना बेसिकली स्टोरेज वगैरह की भी है डेटा की, तो आप इसको डायरेक्टली जो है ना पावर BI के अंदर भी कॉल कर सकते हैं. हालांकि ये कंपेटिटिव टूल है, कंपेटिटिव टूल है. ठीक है ना. पावर BI के मुकाबले का टूल है, ये ऑनलाइन चलता है. ठीक है. तो ये भी है. सो essentially there is no problem with अगर अपने across different platforms are. So let me share those files. Okay. So स्टोर डेटा की जो है ना 3-4 फाइल्स हैं. मैं आपको वो शेयर करता हूँ. आई विल जस्ट शेयर दीस ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. इसको प्लीज डाउनलोड कर लें. ये प्लीज डाउनलोड दीस फाइल्स एज वेल. इनको भी डाउनलोड करने. हम एक्सेल के ऊपर काम करेंगे बिकॉज मैं नहीं चाहता अभी कि जो है ना बेसिकली हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से करें, बिकॉज फिर वो इट्स बेटर टू स्टार्ट विद एक्सेल. लाइव सोर्सेज जो हैं वो फिर मेरा मतलब प्रॉब्लम कोई नहीं है, हम कनेक्ट कर सकते हैं. लेकिन ये है कि फिर मुझे अभी इस वक्त एज राइट नाउ मुझे कोई ऐसी लाइव सोर्स पता नहीं है, क्रेडिबल सोर्स जिसको मैं यूटिलाइज कर सकूँ. तो दैट्स वाई मैं जो है इन एक्सेल की फाइल्स को जो है ना शेयर कर रहा हूँ. हम अगर अवेलेबल हो तो आई कैन कनेक्ट. जिस तरह मैंने अभी अपनी जो है ना गूगल शीट्स के डेटा के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया था. सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. हाँ जी, खोला. इट डज नॉट एक्चुअली सपोर्ट जो है ना PBI, लेकिन इसके वर्क अराउंड्स हैं. मैं जो हूँ वो आपसे शेयर कर देता हूँ. आपको बेसिकली कोई ना कोई VM जो है ना वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी. ये डायरेक्टली जो है मैकबुक के ऊपर नहीं चलेगा, बिकॉज ये मैक के साथ कंपेटेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली. Just a second.
कि मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, प्लीज इसको स्टडी करें। ये आपको एक वर्चुअल मशीन जो है ना वो सेटअप करने में हेल्प करेगा, और आप उस वर्चुअल मशीन के ऊपर जो है ना वो फिर पावर बीआई को इंस्टॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑफ कोर्स इट्स एक्स्ट्रा हेडेक, बट ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है मैक के साथ, बिकॉज ये मैक के साथ कंपेटेबल नहीं है। मैक एक्चुअली इनको परमिशन नहीं देता इसको रन करने की, एक्चुअली प्रॉब्लम एक्चुअली ये है। सो मैं आई हैव हैड यूजर्स जो कि मैकबुक के यूजर्स हैं, लेकिन फिर वो करते ही हैं कि इधर वो वीएम इंस्टॉल कर लेते हैं, या फिर वो ये करते हैं कि वो एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज वगैरह जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मैक के ऊपर, और उससे जो है फिर देन दे गो अहेड एंड सिंपली यूज पावर बीआई इन दैट वे। सो ये तीनों फाइल्स सबने डाउनलोड कर ली हैं? सर 2 मिनट दीजिएगा। फाइल्स कहाँ दिए हैं? मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में दिए हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप व्हाट्सएप के ग्रुप? जी व्हाट्सएप पे एक्चुअली 3-4 फाइलें, ये स्टोर का डेटा है और ये सारा डाउनलोड करना। नो वरीज, आप कर लेना। जी गाइस, जिन लोगों ने फाइलें डाउनलोड कर ली हैं प्लीज मुझे एक थम्स अप दे दें, आई वुड बी ग्रेटफुल। So guys, I'm going to go ahead and start connecting with one of those sources वो मैं अभी करता हूँ। So what I want you to do is कि उन फाइलों को आप प्लेस कर लें कहीं ना कहीं, just on your desktop probably, कोई फोल्डर बना लें as if you want, as you wish, ठीक है। लेकिन मैं सबसे पहले एक फाइल के साथ जो है कनेक्ट करूंगा। So if you go to get data, then go to Excel workbook, because these are Excel workbooks जिनके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने जो देखना है वो देखना है, मेरे पास ये फाइलें अंदर पड़ी हुई हैं काफी, work, headaches, see the trainings, practice, store data set, store data, sorry. So I'm going to just download or import in one of them, which is 4.8.2020। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो आप ये देखें कि आपके पास जो है ना ये एक अदद वो खुल जाना चाहिए, ये एक विंडो खुल जानी चाहिए। सो इफ यू हैव रीच्ड दिस विंडो, तो जस्ट लेट मी नो once you've actually reached this window, so you can actually click on sheet 1। जी जी एक दफा दोबारा गाइड कर दीजिएगा मोहसिन, किस तरह से आपने इंपोर्ट किया है? जी। So go to get data, go to Excel workbook, because these are Excel workbooks, go to the source, ये विंडो खुलेगी तो go to the source और navigate to the source जहाँ पे ये फाइलें पड़ी हुई हैं। मेरे केस में they are actually inside a couple of folders, and 4.8.2020 की जो फाइल है उसके ऊपर डबल क्लिक कर दें बस, that's all। सर आप एक्सेल वाली फाइल पे गए थे ना, सीएसवी पे नहीं गए? सीएसवी टेक्स्ट पे इसमें तो कोई सीएसवी फाइल नहीं है। हाँ जी जी, यस 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 जी, सिलेक्शन में से, चॉइसेस में से मैंने एक्सेल चूज किया, सीएसवी नहीं किया। राइट। यानी कि यहाँ पे जो ये जो ऑप्शंस आ रहा है इसमें से मैंने ये वाले चूज किया था। आई डिड नॉट चूज दिस, आई चूज दिस। एंड वंस यू आर एट दिस विंडो, जस्ट क्लिक ऑन शीट 1। तो आपको जो है ना यहाँ पे एक प्रीव्यू नजर आना शुरू हो जाएगा। डोंट क्लिक ऑन लोड डेटा, बिकॉज हमने डेटा को डायरेक्टली लोड नहीं करना, हमने क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करनी है, तो वी वुड नीड टू क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ तक पहुंच जाए तो देन आई मूव अहेड।
So I'm assuming कि लोग यहाँ तक पहुंच गए होंगे. So I'm actually just going to go ahead and click on transform data rather than load data. और जैसे ही मैं transform data के ऊपर click करूंगा, तो it is actually going to open up a separate new window. It is a separate new window, as you can see कि ये 2 windows हैं मेरे पास. This is the back end. This is the differentiation जो कि मैंने originally बना के आप लोगों को दिखाई थी कि अगर एक Power BI का आपके पास सेशन है, तो there is a front end and then there is a back end. फ्रंट एंड मैंने आपको सेपरेटली एक्सप्लेन किया है. अभी हम बैक एंड पे. व्हाई? बिकॉज बैक एंड के अंदर पावर क्यूरी एडिटर चल रहा होता है, PQE. आई एम सॉरी फॉर माय एब्रिविएशन, बट PQE जो है ना यहाँ पे चल रहा है. और ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द पावर क्यूरी एडिटर. ठीक है. सो सब यहां तक पहुंच गए जी इस पावर क्यूरी एडिटर तक. जी गाइस. ओके, एक यस आ गया जी. बाकी भी अगर मुझे बता दें प्लीज, कोई रह गया पीछे तो प्लीज आस्क क्वेश्चंस ताकि आप आई ब्रिंग यू अप टू स्पीड. ठीक है ना, बिकॉज एवरीथिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड इज एक्चुअली गोइंग टू बी सिस्टमैटिक. तो फिर एक भी स्टेप मिस किया तो फिर अगला स्टेप समझ नहीं आएगा. ओके, सो व्हाट आर वी लुकिंग एट? एक्चुअली वी आर एक्चुअली लुकिंग एट द पावर क्यूरी एडिटर. ठीक है. यहाँ पर what you are looking at is the place जहां पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन का काम करना है, अगर हमने कुछ थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन का काम करना है. ठीक है. और पावर क्यूरी एडिटर जो है वो अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं फ्रंट एंड पे जो डेटा मोड होता है उसके साथ, क्योंकि जब आप ये डेटा मोड पॉपुलेट हो जाएगा ना तो इसकी शक्ल काफी हद तक पावर क्यूरी एडिटर की तरह होती है. डू नॉट कंफ्यूज देम. ये जो है ये डेटा का सेक्शन है ऑन द फ्रंट एंड. This is the Power Query Editor on the back end. और इसमें जो डिस्टिंक्ट चीजें हैं, या 4 या 3 अगर हिस्सों में मैं डिवाइड करूँ उस पूरी पेज को, या 4 हिस्सों में करूँ अगर, तो देयर इज दिस टॉप बार जो कि ये वाला बार है. देयर इज दिस क्यूरी का पेन, यहाँ पर क्यूरीज आएंगी सारी की सारी आपकी. देयर इज दिस पेन, क्यूरी सेटिंग्स का पेन, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन देयर इज द डेटा इनसाइड ओवर हियर इन द सेंटर. अच्छा, ये क्यूरीज का पेन क्या है? एक्चुअल में जब भी आप पावर बीआई के अंदर किसी भी नई सोर्स से डेटा को लेकर आते हैं, पावर बीआई उसको एक सेपरेट क्यूरी के तौर पे डील करता है. ये इससे क्या मुराद है मेरी? देखें, अभी हमने 8 शीट लोडअप की थी जो कि 8/4/2020 की शीट है. मैं इसका नाम चेंज करके मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ 8/4/2020. अगर मैं इधर ही if I go to new source and click on Excel workbook and go to import my 4/9/2025, तो आप ये देखें कि ये इसको एक सेपरेट क्यूरी के तौर पे इंपोर्ट करेगा. ये देखिए, this is a separate query. 8/4/2020 is a separate query. 9/4/2020 जो कि ये नजर आ रहा है आपको कि ये 9/4 का डेटा है, is a separate query. And that is what I'm trying to tell you, कि every new source of data is a new query in Power BI. जी, सब पहुंच गए जी यहां तक? Is that clear? जी, any questions, any confusions? Okay, I'm assuming कि कोई confusion नहीं. Okay, so Power Query जो है आपको क्या अलाउ करती है? What are the capabilities that Power Query has? यप, चलें इसको थोड़ा सा और गौर से देख लेते हैं. यहाँ पे शायद जो चीज मैंने नहीं बताई आप लोगों को वो ये नहीं बताई कि जी यहाँ पे फॉर्मूला बाहर आ रहा होगा जो कि आपको शायद नजर आ रहा हो, शायद नजर ना आ रहा हो. आप लोगों को फॉर्मूला बार नजर आ रहा है जी यहाँ पे टॉप पर फर्स्ट टाइम यूजर्स को? अगर नहीं आ रहा तो यू कैन ऑलवेज गो टू द व्यू टैब ओवर हियर एंड टॉगल दीज फॉर्मूला बार ऑन एंड ऑफ. ठीक है. सो फॉर्मूला बार है जो नजर आ रहा है, जो कि आपको ये बता रहा है कि एम की क्या जो है ना फॉर्मूला जो है यहाँ पर चल रहा है एम लैंग्वेज का. बिकॉज अगेन डू रिमेंबर कि हम पावर क्यूरी में हैं, हम डैक्स नहीं लिख रहे,
हम पावर क्यूरी में एम लिख रहे हैं, एम जो है वो डैक्स से मुख्तलिफ लैंग्वेज है, ठीक है ना, इट इज अ डिफरेंट लैंग्वेज। ये एम डैक्स लैंग्वेज है जो कि क्यूब्ड डेटा को या वो डेटा जिसकी मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं उसको मैनेज करने के लिए और उसके ऊपर एनालिटिकल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट्स जब आप पढ़ेंगे तो ये इतनी कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन इसको लिखना जो है ना वो थोड़ा सा जरा प्रॉब्लमेटिक होता है, बिकॉज ये जरा नेचुरल लैंग्वेज के करीब लैंग्वेज है, ठीक है ना। इसमें मुझे देखिए नजर आ रहा है बड़े आराम से कि इसमें हुआ क्या है। ये जो मेरा टेबल है उसके ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन चला है, ठीक है, और उसने प्रमोट कर दिया है हेडर्स को, जो मेरे हेडर्स फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो में आ रहे थे, इनटू द टेबल हेडर्स। इसने ये जो यहाँ पे सारी कहानी लिखी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ ये बता रही है। उसके बाद साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जो ये मुख्तलिफ कॉलम्स हैं इनके साथ किस टाइप का जो है ना डेटा टाइप अटैच की गई, ये देखिए, टाइप डेट, टाइप इंटीजर 64, टाइप टेक्स्ट, यू नो, और ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। आई हैव नॉट रिटन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है इसको लोड किया डेटा को, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन उसने खुद ही की और उसकी जो है ना लैंग्वेज बना दी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा जी अच्छा, आप एक क्या चीज, नजर, सॉरी मोहसिन, एक क्वेश्चन था। जिस तरह अभी आपने उसको व्यू को थोड़ा सा वो किया हुआ है, थोड़ा सा जूम आउट किया हुआ है, तो वो बता सकते हैं किस तरह से कर सकते हैं ये इस वाली पेज के ऊपर? जूम आउट? सर मैंने जूम आउट एक्चुअली नहीं किया हुआ, शायद मेरी स्क्रीन का साइज शायद बड़ा हुआ है, बड़ा है। आपका कोई व्यू डिफरेंट आ रहा है थोड़ा सा? डिफरेंट तो नहीं आ रहा, उसमें ये हो रहा है कि मेरे पास थोड़ा सा ना वो मैक्सिमाइज हुआ हुआ है। तो व्हेन आई जो मेन पेज था उसका पावर बीआई का, उसमें तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उसको नीचे से व्यू चेंज कर लें, 60% कर लें, 70% कर लें, लेकिन इस जी वाले पेज के ऊपर थोड़ा सा वो काफी जूम आउट हुआ हुआ है। सो आई जस्ट थिंकिंग, इज देयर एनी वे टू डू दैट, या प्रॉब्ली इट्स माय स्क्रीन देन? जूम का मुझे नहीं लगता कि आप ये अलबत्ता ये कर सकते हैं कि इस कोड को बड़ा छोटा, आई थिंक ये भी शायद यहाँ पे हाँ नहीं, वो अवेलेबल तो नहीं समझ है। आ गया है। अब जैसे फॉर हाँ एग्जांपल अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, आई कैन सी 7 कॉलम्स। ऑन माय सिस्टम आई कैन ओनली सी 4 कॉलम्स। सर, ये आई स्क्रीन का हैव, साइज कम है, स्क्रीन का साइज अच्छा डिफरेंट ठीक। है। ये स्क्रीन, हाँ जी, मेरी स्क्रीन एक्चुअली थोड़ी सी बड़ी है, शायद इस वजह से ये इंटरटेन कर रही है ज्यादा उसको, बेसिकली एरिया को, दैट्स ऑल। ओके ठीक है सर, नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जी सो व्हाट एल्स, सो फॉर्मूला बार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये जो टॉप एरिया है, दीज आर द क्यूरी एडिटिंग और द ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स, ठीक है ना, और इन we'll go through them step by step. क्यूरी लिस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही थी, मैंने आपको बताया था कि हर नया इंपोर्ट जो है वो एक नई क्यूरी के तौर पे जो है ना डील करता है पावर बीआई, एंड दैट आई शोड यू एन एग्जांपल ऑफ। राइट हैंड साइड पे आपको हर क्यूरी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज और उसके ऊपर किसी भी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन के जब आप स्टेप्स करते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग जो है यहाँ नजर आ रही होती है। सो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप ये देखें कि ये एक सेपरेट क्यूरी है और इसकी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स परफॉर्म हुए हैं। 8.4.2020 एक सेपरेट क्यूरी है, इसके अलग ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स परफॉर्म हुए हैं। अगर मैं ऑल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूं तो आप ये देखें कि हर क्यूरी के साथ अगर कोई डिस्क्रिप्शन अटैच्ड है, उसका नाम अगर आपने चेंज करना है, वो यहां से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपकी टेबल की सॉरी क्यूरी की जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नजर आ रही थी, ठीक है। तो प्राइमरीली 4 सेक्शंस जिस तरह मैंने बताया था। टॉप पे आपके क्यूरी एडिटिंग टूल्स या आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के टूल्स मुख्तलिफ टैब्स में जो पड़े हुए हैं, ये देखें। सर आपने लोड जब मैंने दबाया है तो उसके बाद स्क्रीन पे आ रहा है बिल्ड विजुअल्स विद योर डेटा, इसके आपने बाद क्या लोड, करना है? जी लोड नहीं दबाना था, ट्रांसफॉर्म डेटा दबाना था। इस तरह सर ट्रांसफॉर्म डेटा दबाना था। कहाँ पर ऐसे नजर नहीं आ रहा। अच्छा नहीं, आपने दूसरी भी फाइल लोड कर ली है या पहली ही फाइल लोड की? नहीं, पहली फाइल लोड की है। हाँ जी, उसका, हाँ जी, वो आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि आप उस वक्त फ्रंट एंड पे। आपने अच्छा। करना ये है, हाँ जी, आपने करना ये है कि यू आर एक्चुअली गोइंग टू गो इनटू दिस, गो टू ट्रांसफॉर्म डेटा एंड क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा। तो जब आप ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक करेंगी तो आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। दूसरी शीट भी पहले सेलेक्ट कर ले।
नहीं, सिलेक्ट ना करें, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, बस आपने ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक करना। ठीक है। तो ये पावर क्यूरी एडिटर में ले जाएगा। जी, तो हम सारे एट पार हैं जी यहां तक? या नहीं, या डिफरेंस है हमारी यू नो अंडरस्टैंडिंग में? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क, बिकॉज मैं यहाँ पे रोक दूंगा एंड आई एम गोना टेक अ 20-minute ब्रेक, ताकि हम जो है नमाज पढ़ सकें और जो भी हमने जो हमारी डेजिग्नेटेड ब्रेक होती है। ठीक है, if there are no questions, I'm going to stop over here. I'm going to take a 20-minute break, और inshallah I'll see you back in मैं आपसे मिलता हूँ फिर 1:32 के ऊपर या 1:35 पे मिलते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस। ओके, हाउ टू ऐड टेबल। एक सेकेंड करिएगा गाइस। ऐड टेबल अगर मैं वापस आके बता दूं सुहेब, सॉरी, इफ दैट्स ओके विद यू। Okay, awesome. So I'll see you guys at 1:35 inshallah. था कि जना सर, can you show how to add the table? अच्छा, was it, do you want to add the table from the power query या जो front end से आप पूछ रहे थे? सर हमने 8 तो ऐड कर लिया, आपके पास क्योंकि 9 भी आ रहा है, हमें 9 तो नहीं अभी ऐड करना ना? 9 आप कर रहे हैं, not a problem. You can do that from the power query as well. You can actually do it from you can actually go to new source, go to Excel workbook, और just select 4/9/2020, तो वो लोड अप हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और इसका नाम जो है ना चेंज करके फ्रॉम अ सिंगल शीट, कुछ आ रहा होगा शीट 1 या शीट 2, उसको चेंज करके 9/4/2020 कर दीजिएगा, ताकि आसानी रहे समझने में कि क्या किया। अच्छा, अब अगर हम 8/4/2020 को जरा थोड़ा गौर से देखें, तो हमें जो है ना वो सारे का सारा जो डेटा सेट है वो यहाँ पर नजर आएगा, जो कि हमने 8/4/2020 के अंदर जो है ना जो एक्सेल की फाइल में पढ़ा हुआ था। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर बिजनेस की एक दिन के सारे स्टोर्स की सेल है। सो फॉर अ पर्टिकुलर डेट एक स्टोर ने कितनी सेल की है, ये बेसिकली वो डेटा है। और इसके अंदर हमें क्या क्या नजर आ रहा है? वी आर गेटिंग द कंट्री, बिकॉज इसमें मल्टीपल कंट्रीज हैं, यूएस और कनाडा दोनों हैं। वी हैव ऑर्डर डेट, वही 8/4/2020 बार बार रिपीट हो रही होगी। स्टोर नंबर, ये डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट, क्योंकि जो आपके स्टोर नंबर्स हैं ये पर स्टोर डेटा है रोज का। फिर सिटी और स्टेट जिसमें वो स्टोर है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका मंथ्स, कितने मंथ से ये स्टोर ओपन है, टोटल ऑर्डर्स कितने आए थे इसको, टोटल स्टोर पे इसकी कितनी सेल हुई है, वेब ऑर्डर्स कितने थे, वेब सेल कितनी हुई है। उसके अलावा जो है ना टोटल ऑर्डर्स, इसमें और इसमें फर्क क्या है सोचने में। आई थिंक ये वेब के जो टोटल ऑर्डर्स हैं ये नहीं, हाँ, ये टोटल ऑर्डर्स इन यानी कि फिजिकल ऑर्डर्स और वेब सेल के ऑर्डर्स, यानी कि 46 + 8 जो है वो टोटल ऑर्डर्स हैं, यानी कि टोटल सम ऑफ ऑर्डर, वेब भी और वॉक इन भी। और फिर टोटल सेल्स भी जो है वो बेसिकली कम्युलेटेड सेल है, वेब की और फिजिकल सेल। और एंड पे मैंने US/CAD का एक कॉलम ऐड किया हुआ है, जो कि क्या कैप्चर करता है, जो कि कैप्चर करता है आपका जो है ना कैनेडियन डॉलर टू US डॉलर का जो कन्वर्जन रेट है। बिकॉज अगर आपको याद हो तो यहाँ पर जो है दो मुल्क हैं जो आ रहे हैं, दोनों जो है वो कौन से हैं, कनाडा और USA। सो ये बिजनेस जो है वो बेसिकली, क्योंकि एक अदर कैनेडियन वो है, हाउ वुड आई से दैट, इंटरेस्ट है या सॉरी US बेस्ड बिजनेस है, तो इसको फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ता था इनटू जो भी इनकी स्टोर की मॉनेटरी सेल्स होती थी, उसको वी नीडेड टू कन्वर्ट दैट बैक इनटू US डॉलर्स। जो कैनेडियन स्टोर्स की जो सेल्स थी वो कैनेडियन डॉलर्स में आ रही होती थी, और जो US के स्टोर की सेल्स थी वो US डॉलर में आ रही होती थी। तो जो कैनेडियन स्टोर्स की जो सेल्स होती थी, वी नीडेड टू कन्वर्ट दैट बैक इनटू US डॉलर्स। सो उसके लिए वी नीडेड सम सॉर्ट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है जी।
अब इसमें हमें जो चीजें कुछ नजर आ रही हैं वो ये आ रही हैं जी कि सिटी और स्टेट जो है वो एक ही जगह पे मर्ज हुआ है। कुछ कॉलम के नाम्स जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, इनको हम चेंज करेंगे। इसके अलावा जो है बेसिकली कुछ डेटा टाइप्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको हर कॉलम जो है ना उसके साथ उसकी एक डेटा टाइप नजर आ रही है। वो कहाँ पर नजर आ रही है? वो यहाँ पर नजर आ रही है। ये इसकी डेटा टाइप है, ये इसकी डेटा टाइप है, ये इसकी डेटा टाइप है। यानी कि द कंट्री कॉलम इज एक्चुअली टेक्सचुअल डेटा, द ऑर्डर डेट इज एक्चुअली टाइम डेटा, डेट डेटा, द स्टोर इज न्यूमेरिकल वैल्यू or mathematical value or a whole number, whereas the city sales is again textual data। और अगर मैं आगे जाऊं तो जहां पर ये डेसिमल स्पेसेस आ रही हैं तो आपको ये 1.2 नजर आ रहा है, which is actually pointing toward the fact कि this is decimal data। ठीक है, ये डेसिमल बेस्ड डेटा है। अच्छा, अब पावर बीआई डज अ वेरी डिसेंट जॉब एट आइडेंटिफाइंग करेक्टली कि जी किस कॉलम के अंदर कौन सी डेटा टाइप। अगर वो लेट्स से वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं यानी कि अल्फा न्यूमेरिक दोनों हैं, तो वो यहाँ पर जो डेटा टाइप लगाएगा वो होगी कुछ ऐसे, उसके साथ ये आ रहा होता है ABC 1 2 3। ठीक है, बिकॉज इट्स अल्फा न्यूमेरिक। और पावर बीआई जो है वो बेसिकली जनरली ये मैं मतलब रिकमेंड नहीं करता कि आप अल्फा न्यूमेरिक्स यूज करें, कर सकते हैं लेकिन रिकमेंड नहीं करता। वो रिकमेंड ये करता है कि बेसिकली आपका जो डेटा टाइप है वो सेग्रीगेटेड हो, इधर अल्फा हो या न्यूमेरिक हो। ठीक है, उसके अलावा आप एक पर्टिकुलर कॉलम की जो डेटा टाइप उसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? लेट्स से कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूं यहाँ पर, तो आप ये देखें कि मुझे जो डेटा टाइप्स हैं उन सारी डेटा टाइप्स जो कि अवेलेबल है पावर बीआई में वो मुझे नजर आ रही है। So I can convert this into or try to convert this into a whole number, although ये whole number नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया कि इसको whole number में convert किया तो उसने क्या कहा है? The selected column has an existing type conversion. Would you like to replace the existing conversion or preserve the existing conversion and add a new conversion as a separate step? ये मुझे बता सकते हैं कोई क्या मतलब है इसका? सर ये बेसिकली आपको कह रहा है कि मैं ये कॉलम को ट्रांसफॉर्म करूं या एक नया कॉलम ऐड करूं। हाँ, तो अगर मैं ऐड न्यू स्टेप करूं तो अब आप ये देखें ये क्या हुआ है, ये एरर आ गया। ये क्यों एरर आ गया? सर क्योंकि ये होल नंबर्स में तो था नहीं, टेक्स्ट में था। हाँ, था ना, एग्जैक्टली, इट वाज ऑल टेक्सचुअल डेटा। ठीक है, अच्छा, दैट्स व्हाई उसने कहा कि वजन ये नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज आई डू नॉट फाइंड एनी न्यूमेरिक वैल्यूज इन हियर, दे आर ऑल टेक्सचुअल वैल्यूज एंड आई कांट चेंज देम इनटू जिसे कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, अब एक चीज जो देखने वाली है वो ये है कि लेट्स से कि मैं इस मंथ जो ओपन है इसको मैं कन्वर्ट करता हूं इनटू होल नंबर की जगह फिक्स्ड डेसिमल नंबर। सो आई विल जस्ट सिंपली रिप्लेस द करंट, इनफैक्ट एक सेकंड है, नहीं इसको मैं होल नंबर करता हूं दोबारा, रिप्लेस द करंट अगेन। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं इनटू डेसिमल नंबर। ठीक है, और आई एड अ न्यू स्टेप। अब ये राइट साइड पे जाना ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये देखें कि ये एक नया स्टेप ऐड हुआ है। ये सबने देखा जी? Do you guys see this happening over here? तो ये आपकी क्वेरी सेटिंग्स की विंडो कहाँ से आई है? मेरी नहीं आ रही। ये अगर यूं बंद हुई भी है तो गो टू व्यू, ठीक है जी, और इसको यहाँ पे क्लिक करें। ओके सर। ठीक है, तो आप लोगों ने ये देखा जी कि ये स्टेप ऐड हुआ है। ये स्टेप क्या है? यही बेसिकली वो ETL की जो ऑटोमेशन है जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये स्टेप्स जो है यहाँ पर ऐड होना शुरू हो जाते हैं और आप हमेशा इन स्टेप्स को रेफर कर सकते हैं। इस स्टेप के अंदर क्या हुआ है ये देखें, इस स्टेप के अंदर ये प्रोसेस परफॉर्म हुआ है कि आपने डेटा टाइप को चेंज किया है फॉर द मंथ्स ओपन का जो कॉलम था उसको आपने टाइप नंबर में कन्वर्ट किया। ठीक है ना, आप यानी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया। अब बात यह है कि अगर मैं इसको यहां से रिमूव कर दूं, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया, हाँ डेसिमल में, अगर मैं इसको यहां से स्टेप को रिमूव कर दूं तो ये स्टेप यहां से खत्म हो जाएगा। लेकिन इन दोनों को मैं यहां से रिमूव कर देता हूँ। सो हम इसकी मैं एक और ज्यादा बेहतर मिसाल आपको ये देता हूँ कि लेट्स से कि हमने ऑर्डर डेट जो है ना इसको चेंज कर दिया डेट से डेट और टाइम में, इसने ऐड किया न्यू स्टेप। तो आप ये देखिए कि इसने इसके साथ, क्योंकि इसके अंदर टाइम का एलिमेंट तो था नहीं, इसने 12 AM का एक टाइम स्टैम्प इसके साथ लगा दिया। लेकिन साथ ही में इसने यहाँ पर चेंज कर दी डेटा टाइप फ्रॉम डेट ओनली टू डेट टाइम।
बट ये स्टेप रिकॉर्ड हो गया, आई कैन अनडू दिस स्टेप, ठीक है, लाइक दिस। तो आप देखें इट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट। अब व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट जब आप ETL के कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं, देन यू कैन ऑलवेज रेफर बैक टू द ETL दैट यू हैव परफॉर्म। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो सिटी है और स्टेट है इसको सेपरेट करना है, ये मैं कैसे करूं? आई कैन गो टू होम एंड आई कैन यूज अ डिलिमिटर और द स्प्लिट कॉलम, जो कि एक्सेल में भी हमने पढ़ा है। कैसे मैं कर सकता हूँ जी? आई क्लिक ओवर हियर, आई क्लिक ऑन स्प्लिट कॉलम एंड आई यूज द डिलिमिटर ऑप्शन कि इसको डिलिमिटर की बेसिस पे स्प्लिट करो। एंड आई जस्ट पुट इन द फॉरवर्ड स्लैश बिकॉज इसी की बेसिस पे डेटा स्प्लिट हो रहा है, और मैं लेफ्ट मोस्ट कर लेता हूँ बिकॉज एक ही डिलिमिटर है, तो इन तीनों में से अगर मैं कोई भी चूज करूंगा तो फर्क तो खैर कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन लेफ्ट मोस्ट को कर लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अप्रोप्रिएटनेस। एंड इफ आई प्रेस ओके, तो अब आप ये देखें कि इसने इसको स्प्लिट कर दिया, और साथ में ही इसने यहाँ पर 2 स्टेप्स बना दिए हैं। एक स्टेप क्या कह रहा है जी? स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमिटर, और फिर दूसरा क्या है कि चेंज डेटा टाइप। चेंज डेटा टाइप इसने किस चीज की है? इसने जो ये नए कॉलम बनाए हैं इनकी डेटा टाइप भी तो एसोसिएट करनी थी ना इनके साथ, वो देखने के बाद इसने टेक्स्ट एसोसिएट कर दिया, और ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, और सर टाइम सेविंग भी बहुत है, यहाँ से बस क्लिक किया और सब अंडू हो गया जी, एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये है, मोहसिन एक दफा दोबारा से ये करा देंगे प्लीज जरा, ये डिलिमिटर वाला? जी मैं करा दूंगा। तो मैं ये यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ दोनों को, ठीक है। ये मैंने स्प्लिट करना है, आई गो टू होम, आई गो टू स्प्लिट कॉलम, आई डू इट ऑन द बेसिस, और भी ऑप्शंस हैं लेकिन आई एम डूइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटर। ये देखें दोनों स्प्लिट हो गए, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा? अब मैं जाऊंगा और इनका नाम चेंज कर दूंगा। क्या नाम रखूंगा जी? मैं इसका मैं नाम रख दूंगा सिटी, ये सिटी है, और ये है जी स्टेट। तो अब ये, अच्छा अब इसमें, और देखिए इसने इसको भी एज अ स्टेप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये जो स्प्लिट कॉलम था इसके साथ आपको एक छोटी सी चरखी कह लें, या यू नो इट्स अ बेयरिंग नजर आ रहा है, राइट? नजर आ रहा है सबको? यस सर। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको ये आपके स्टेप के डायनेमिक्स बताएगा कि आपने एक्चुअली किया क्या था स्टेप। ये आपको यहां से इस स्टेप को चेंज करने की भी इजाजत दे सकता है। फॉर एग्जांपल आपने डिलिमिनेशन जो है वो सिंगल जो है ना वो लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर पे लगाई थी, आप उसको आपके शायद हो सकता है डेटा सेट के अंदर मल्टीपल डिलिमिटर हो, आप उनको मल्टीपल डिलिमिटर्स की बेसिस के ऊपर जनरल स्प्लिट करना चाहते हो, तो यू कैन मेक दैट चेंज फ्रॉम ओवर। इसकी मैं एक मिसाल यूं देता हूँ कि ऑर्डर डेट जो है इसमें मल्टीपल डिलिमिटर, मैं स्प्लिट करता हूँ कॉलम को, मैं यहाँ पे बाय डिलिमिटर ही करता हूँ, और मैं कहता हूँ हाँ जी इंसर्ट करें न्यू स्टेप को, या और इस पे सिर्फ लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर जो है ना आपने इस्तेमाल करना है, एंड आई प्रेस ओके। तो आप ये देखें कि इसने एक दफा इसको डिलिमिट किया, बट देन आई डिसाइड कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, मुझे ये 2 दफा डिलिमिनेशन करनी है बिकॉज यहाँ पे 2 डिलिमिटर्स आ रहे थे इस डेटा सेट के अंदर। सो आई गो बैक टू दिस स्टेप and I change the option to each occurrence of the delimiter and I press OK। तो अब आप ये देखिए कि इसने सिर्फ तीनों में स्प्लिट कर दिया है, और 2 डिलिमिटर्स जो हैं उन दोनों को डिमोलिश कर दिया। So you can not only insert a step but some of the steps जो आप कर रहे हैं चेंज, उनको आप रेफर बैक करके ऑल्टर भी कर सकते हैं। So it is creating a timeline of whatever changes that you are making and a timeline that is actually changeable। सर ये जो आपके मंथ्स आ रहे हैं, इसको अगर आप जिस एक्सेल में आप मंथ फंक्शन यूज करके उसको वो करते थे, टेक्सचुअली वो मंथ में नंबर्स आते थे, लेकिन इसमें हो सकता है कि इट कैन कम अप विद द वैल्यू जनवरी फेब और समथिंग लाइक दिस। जी हो सकता है, वो भी पॉसिबल है, लेकिन वो हम डैक्स में करेंगे, वो इनरिचमेंट वाला पार्ट है, तो वो डैक्स में उसके मंथ के फंक्शन है, तो उससे नंबर निकल आता है, और उन नंबर्स के साथ फिर आप याद कर देते हैं मंथ नेम का भी एक फंक्शन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप मंथ का नाम भी जो है ना एसोसिएट कर सकते हैं, राइट सर? ठीक है। अच्छा, अभी आप ये देखिएगा कि जब हमने इसको स्प्लिट किया तो इसने क्या बीच में गड़बड़ किया, किसी को नजर आ रहा है? इसने स्प्लिट तो कर दिया, बट इस स्प्लिट में एक डेफिशिएंसी है। इफ यू लुक ओवर हियर on the top, बेसिकली वो बता रहा है कि सबको डेट कह रहा है,
तो हमने इसमें ये करना होगा डे मंथ ईयर, इस तरह से आप कह रहे हैं? हाँ, ये भी कह सकते हैं। एक और ऐसे चलें, इस आई पॉइंट इट आउट फर्दर। ये क्या है? ये सर ये बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेट में हुआ ना, इसको नंबर फॉर्मेट में करना है अभी। हाँ, नंबर फॉर्मेट में करना है। एक्चुअली हमने नहीं करना, हम क्योंकि 3 स्टेप्स पीछे देख रहे हैं, इसने ऑलरेडी ये कर दिया होगा। अगर नहीं किया, जो कि इसने नहीं किया, राइट, तो फिर हमें ये मैनुअली करना पड़ेगा। तो व्हाट डू वी डू? वी गो ओवर हियर एंड वी change it to what? A whole number. And I insert it as a step. A whole number. I insert it as a step, and I do the same for this as well. ठीक हो गया? तो अब ये नंबर्स में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज जो है वो चलिए खैर वो मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ। तो ये है जी द प्रोसेस के आप जो है ना ऑलरेडी जो आपने कोई स्टेप परफॉर्म किया हुआ तो आप बेसिकली उसको रेफर बैक करके चेंज भी कर सकते हैं। I will undo this because I don't want the date to be split out. ठीक हो गया? And it's back to how it was originally, and city और state जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा जी हमने और कोई तब्दीली अगर करनी हो अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो और बताने वाली है बहुत जरूरी, वो ये छोटी सी सब्ज लाइन है जो नजर आ रही है। ये सबको नजर आ रही है जी सर? ठीक है। अच्छा, ये सब्ज लाइन आपको क्या बता रही है? कैन एनीबॉडी टेल मी और टेक अ गेस? यही सब्ज लाइन अगर आप 9-4 में जाके चेक करें तो आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंट नजर आएगा। जी, एनीवन? कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये सब्ज लाइन हमें क्या बता रही है? बेसिकली आपको आपके कॉलम की कंप्लीटनेस बता रही है। इफ यू होवर ओवर इट तो एक छोटी सी विंडो खुलेगी जो कि आपको ये बताएगी कि इस वक्त इस कॉलम के अंदर 941 वैल्यूज हैं, जिनमें से 0% ऐसी हैं जिनमें एरर है और 0% ऐसी हैं जिनमें कोई एम्प्टीनेस है। इफ आई गो टू 9-4-2020 एंड होवर ओवर हियर, तो आप ये देखें ये मुझे क्या बता रहा है, इधर क्या फर्क है? ब्लैंक सेल्स है सर, इसमें ब्लैंक सेल्स। जी, इसमें ब्लैंक सेल्स हैं जो कि एम्प्टी की सूरत में यहाँ पर 17 सेल्स हैं जो कि एम्प्टी हैं, और ये 2% ऑफ योर डेटा जो है वो एम्प्टी है। और फिर दिस इज रियली यूजफुल बिकॉज यू कैन देन डिसाइड कि अच्छा यार मैंने क्या करना है इन ऑर्डर टू हैंडल दिस। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप पहले डेटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा यार नल वैल्यूज आ क्यों नहीं है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि नीचे एंड पे सेल्स हैं खाली। ठीक है, अब मैंने इन सेल्स को अगर रिमूव करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस सिलेक्शन को अंडू करता हूं क्योंकि मैंने फिल्टर किया था इसको यहाँ से। आई एम गोना अंडू दिस एंड देन आई गो टू होम अगेन and go to remove rows, and I cannot click and delete rows in Power BI. ठीक है, Power BI इस तरह काम नहीं करता कि आप उसको क्लिक करें और एक रो को डिलीट करने की कोशिश करें। You won't be able to do that. ये देखें मैं राइट माउस बटन दबा रहा हूँ, इट इज नॉट ओपनिंग इट अप। ठीक है, इसको मेन्यू बार नहीं खुल रहा कि यार डिलीट रो जिस एक्सेल के अंदर होता है। I need to do this systematically. So I need to remove the rows that are actually showing up at the bottom of my data set. So I remove the rows and I go to remove bottom rows, and bottom में कितनी rows थी जो खाली थी? There were a total of 17 rows है नीचे पे जो कि बेसिकली खाली हैं। हम इसको वैसे गिन भी लेते हैं, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। 17 थी। ठीक है, so what am I going to do? I'm going to go and remove the bottom rows, and then I press 17 and I press OK. तो आप ये देखें रोज चली गई। अब मेरा टेबल एम्प्टी हो गया है, अब मैं क्या करूं? अच्छा, क्वेश्चन है सर अगर मिडिल में अगर लेट्स से किसी कॉलम में ब्लैंक रोज आ रही है और मैंने उसको रिमूव करना है, हाँ, वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि मेरा तो टेबल ही एम्प्टी हो गया, मैं क्या करूँ? सर फिल्टर तो हटा दे तो फिर सही। हाँ जी, तो फिल्टर तो मैं यहाँ से हटा ही नहीं सकता, आपको फिल्टर पे सर आप अंडू कर सकते हैं यहाँ से साइड से जाके अप्लाइड स्टेप्स पे। हाँ जी, अंडू नहीं करूंगा मैं, यहाँ से ये जो फिल्टर रो वाला स्टेप था उसको डिलीट कर दूंगा। ये तो अब जो है जो मेरा रिमूव बॉटम रोज का स्टेप था वो प्रिजर्व हो गया, मेरी नल वैल्यूज खत्म हो गई और जो फिल्ट्रेशन थी वो खत्म हो गई।
ठीक हो गया? ये बात क्लियर हुई है कि नहीं, कि आप बेसिकली स्टेप्स जरूरी नहीं है कि सबसे बॉटम वाला स्टेप ही खत्म करें, आप दरमियान में से भी स्टेप्स खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर उन स्टेप्स का कोई इंपैक्ट हुआ आगे के स्टेप्स के ऊपर, तो पावर बीआई आपको एक प्रॉब्लम देता है कि यू आर अबाउट टू डिलीट अ स्टेप एंड दैट स्टेप माइट लीड टू सम सिस्टम एरर्स, बिकॉज इस स्टेप के ऊपर डिपेंडेंट है आगे के कुछ स्टेप्स। जी सर, अभी एग्जांपल सर, मतलब काफी डेटा तो बड़ा रैंडम आता है ना, मतलब हो सकता है कि कुछ रोज में मेरे पास सिटी या स्टेट का इंफॉर्मेशन नहीं हो, वो ना लो या इस तरह की, तो मैं उनको रिमूव करना चाहता हूँ, और वो मल्टीपल मतलब रोज हैं जिनमें सिटी और स्टेट है, लेट्स से उनको रिमूव उनको आप रिमूव करना चाहते बाकियों में हैं, डाटा है, बाकी कॉलम्स में डाटा है, उनकी सिटी स्टेट नहीं है फॉर एग्जांपल। उन रोज को ही आप रिमूव करना चाहते हैं, राइट? जी सर। अच्छा, चलिए इसको ऐसा करते हैं कि इसका एक एग्जांपल बनाते हैं। हम ऐसे एग्जांपल बनाते हैं कि एक मिनट, मैं ऐसे करता हूँ इसकी कॉपी बना लेता हूँ, वरना फिर ये मुझे याद नहीं रहेगा इधर डालना क्या है। I'll make a copy of this, ठीक है? I'll change the copy and load up the copy over there. So हम ये कहते हैं जी कि यहाँ से इसको डिलीट कर दो। ठीक है जी, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये कॉपी है, याद रखिए मुझे कॉपी दोबारा लोड करनी पड़ेगी, बट आई लोड इट अप। शीट 1, ठीक है? इसके अंदर अब आप देखेंगे यहाँ पे मुझे काला धब्बा नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर एम्प्टी सेल्स हैं, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि मैंने 8/4/2020 पे ऑलरेडी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की हुई है, राइट? एंड आई वांट टू डू इट ओवर हियर एज वेल। ओके, सो व्हाट कैन आई डू? क्या मैं वो स्टेप्स दोबारा करूं? नहीं, आई डोंट रियली नीड टू डू दैट। व्हाट आई कैन एक्चुअली डू इज आई कैन एक्चुअली कॉपी द एंटायर प्रोसेस ऑफ ETL। इसको करके देखते हैं, यहां से लेकर यहां तक का जो सारा प्रोसेस है इसको मैं कॉपी करता हूँ, शीट वन में आता हूँ, ठीक है? और इसका एडिटर खोलता हूँ और यहां से लेकर यहां तक उसको रिप्लेस करता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। आपने देखा क्या हुआ? रेप्लिकेट हो गए स्टेप्स। वो जो स्टेप्स थे, जो मेरा ETL का प्रोसेस था, वो रेप्लिकेट हो गया मेरी नई शीट के ऊपर इन द एग्जैक्ट सेम मैनर, ठीक है? बिकॉज आई कॉपीड द M कोड फ्रॉम माई ओल्डर क्यूरी एंड पेस्टेड इट ओवर हियर इन द न्यू क्यूरी। तो उसने वही स्टेप्स आगे जो है मेरी सोर्स को कॉल करने के बाद जितना प्रोसेस था वो उसने मेरी पुरानी क्यूरी के साथ उसको अलाइन कर दी। अच्छा, अब अगला सवाल वो ये था कि जी सिटी और स्टेट जब स्प्लिट हुए तो क्योंकि बीच में हमने गैप्स छोड़े थे तो यहाँ पे नल्स आ रहे हैं, ये नल आ रही है, ये नल वैल्यूज हैं जो हमने डिलीट की थी, ठीक है? ये वो वैल्यूज हैं जहाँ पे नल है। अच्छा, अब मैं इनको डील कैसे करूंगा? तो आप क्या डील, आप इनको रिप्लेस करना चाहते हैं या आप इन्हें डिलीट करना चाहते हैं? सर लेट्स से डिलीट करना चाहते हैं। ओके, सो आई राइट क्लिक ओवर हियर, ठीक है? और इसको ऑप्शन देखते हैं कि क्या तरीका है। वैसे आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप उसे डिलीट करें, बट यू कैन। अच्छा, रिमूव एरर्स तो नहीं है। इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि यू जस्ट गो ओवर हियर, select all nulls, ठीक है? And then you go and remove the top rows, which are 5. That's okay. Filtered rows, delete. अभी भी आ रही हैं, इसमें नल आ रही है अभी भी, क्यों आ रहा है नल?
अरे अगर आप सिर्फ रिमूव ब्लैंक करें तो उससे नहीं हो जाएगा? मैं एक्चुअली वो मुझे याद नहीं आ रहा, स्टेप है वो बेसिकली उसका ऑप्शन किधर है, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू सर वो स्प्लिट रिमूव रोज में ना आप नीचे हैं हाँ रिमूव ब्लैंक। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। ये मैं लंबे रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा था, माय अपॉलॉजीज। एक्चुअली ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि बिकॉज ज्यादातर ऑप्शन जो है ना इस राइट क्लिक के ऊपर अवेलेबल होते हैं, मुझे वो नजर ही ना आए। मेरे पास इसी शीट में कोई नल वैल्यूज नहीं आ रही। हाँ जी, इसलिए क्योंकि मैंने नई शीट बना के अपलोड की थी ना। अच्छा, मैंने आपके सामने एक नई शीट बनाई थी ना जिसमें से वैल्यूज मिसिंग थी। नहीं मैंने वही और पुरानी वाली खोली हुई है, मैंने नई शीट नहीं बनाई, लेकिन उसमें भी मेरे पास नल वैल्यूज नहीं आ रही। नहीं, वो तो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि 8/4/2020 की मैंने एक कॉपी बनाई थी, उसमें मैंने जबरदस्ती नल वैल्यूज ऐड नल, की। अच्छा ठीक है जी, 9/4/2020 में नल वैल्यूज आपको नजर आनी चाहिए थी, जो कि मैंने अभी रिमूव कर दी है। 9/4/2020 में कुछ नल वैल्यूज थी, ठीक है। अच्छा हाँ, ये थैंक यू यार फॉर पॉइंटिंग दिस आउट, मैं जस्ट मुझे बिल्कुल भूल गया था। सो रिमूव रोज एंड रिमूव ब्लैंक रोज। सो नहीं सॉरी, रिमूव करना भाई। That was interesting. एक मिनट यार, इसको देखता हूँ मैं क्यों नहीं कर रहा है। Go to source, then I go to navigation, prompted headers, and I try to do that over here. तो जिस तरह हम एक्सेल पे करते हैं फिल्टर लगा के, नहीं वो नहीं कर उस सकते। तरह भी मैंने उस तरह भी कोशिश की है। ये पता नहीं मैंने कोई नल्स डालते हुए कुछ एक्स्ट्रा मैंने करेक्टर तो नहीं डाल दिया बीच में, जिसकी वजह से ये इस तरह कर रहा है। तो इसका एक तरीका ये है कि आप इसका ड्रॉप डाउन क्लिक करते हैं, मतलब इसके साथ जो है इसमें रिमूव एम्प्टी है, रिमूव एम्प्टी पे क्लिक करें। एक सेकंड कर रहे हैं यार, जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस, मेरी सॉरी लाइट चली गई है। मैं आई नीड टू रीशेयर माय स्क्रीन। जी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हाँ जी, रिमूव एम्प्टी है और इसको कर इंसर्ट एक्सेप्ट, इसको फिर यहाँ पे ना करें यार, इसको फिर यहाँ पे करते हैं। लेट्स डू इट ओवर हियर। या ठीक हो गया। सो ये इसने रिमूव जो है रोल कर दी, एम्प्टी रोज को रिमूव कर दिया। थैंक यू। बिकॉज अगेन वही बात है कि इसमें मल्टीपल जगहों से आप इसको जो है ना हैंडल कर सकते हैं। इसको हैंडल करने का एक और तरीका भी है, वो भी मैं, लेकिन वो रिमूव नहीं करेगा, वो एक्चुअली आप उसे रिप्लेसमेंट के लिए ज्यादा बेहतर तरीका है। लेकिन आई विल शो दैट टू यू एज वेल, बिकॉज अगेन मैं इस तरह इसमें इफ फॉर्मूला तो नहीं यूज करेंगे हम लोग? नहीं इफ नल देन नहीं, इफ नहीं करेंगे। हम ये करेंगे कि हम जाएंगे व्यू में, ठीक है, और व्यू में जाने के बाद हम करेंगे ये कि इस कॉलम की ना वो निकालेंगे प्रोफाइल, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है नल वैल्यूज आई थिंक आनी चाहिए। नहीं, इसके अंदर नहीं आ रही। क्या हमने सही कॉलम किया हुआ है? सिटी ही है, यस। एम्प्टी 5 वैल्यूज हैं। नल वैल्यू से दिखाई नहीं रहा है इनको। ठीक है, नहीं ये यहाँ से नहीं हो सकता, सॉरी माय अपॉलॉजीज। ठीक है, लेकिन नल्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं। यू नो अगेन वही बात है कि इट डिपेंड्स अपॉन यू। रिमूव करना हो तो ये बिल्कुल यही तरीकेकार है कि आप जो है ना यहाँ फिल्टर पेन पर जाएं और रिमूव एम्प्टी कर दें।
अब these are क्योंकि designated empty जो है ना सेल्स, तो ये इनको बिल्कुल वाइप आउट कर देगा। तो ये डेटा लॉस है, तो आई बी केयरफुल इन एक्चुअली रिमूविंग सच थिंग्स। बेहतर यही होता है कि अगर आप उसको वो कर लें, मतलब रिप्लेस कर दें किसी वैल्यू से। अब वो हमें जो है ना कॉलम की डिस्ट्रीब्यूशन में नजर नहीं आ रहे, लेकिन आप ये जरूर कर सकते हैं कि यू कुड सेलेक्ट दीज, ठीक है, ऑल द नल वैल्यूज, एंड यू कुड उसके बाद डू दिस, replace values by right clicking on them. So जो nulls हैं उनको you can replace them with ABC. तो इस कॉलम के अंदर जितने nulls हैं वो बेसिकली ABC से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। And I do the same for this as well. ठीक है, बट अगेन दैट रियली डिपेंड्स अपॉन कि आपकी एक्सरसाइज की नेचर क्या है। आप डेटा को डिलीट कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, या डिलीट करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो आप देयर आर वेज जो कि आपको डेटा को डिलीट करने में भी फैसिलिटेट करेंगे। ऐसे नहीं है, इतना रिजिड सिस्टम नहीं है ये कि ये बेसिकली अगर आपके एम्प्टी रोज हैं और आप या कुछ सेल्स हैं जो एम्प्टी हैं और जिनको आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो वो तो आपको डिलीट नहीं करना दे, वो एब्सोल्युटली जरूर डिलीट करने देगा। सर ये आपने रिमूव एम्प्टी का जो स्टेप अप्लाइड स्टेप से जाके किया था, वो कैसे किया था? जी, वो मैंने ऐसे किया था कि इनको मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। आई वेंट ओवर हियर, ठीक है, आई वेंट टू दिस ड्रॉप डाउन, दिस इज द फिल्टर ड्रॉप डाउन, और यहाँ पर आपको ये रिमूव एम्प्टी का ऑप्शन नजर आ रहा है। यस सर। इसके ऊपर क्लिक करें तो ये उन सारी रोज को जिनमें कहीं उन सारी रोज को जिनमें इस कॉलम के अंदर एम्प्टी आ रहा था, उन सबको इसने डिलीट कर दिया। अच्छा। सो वी लॉस्ट 5 रिकॉर्ड्स इन टोटल। Okay. 5 रिकॉर्ड्स होते हैं ना, तो अगर आप वो applied डिस्ट्रीब्यूशन steps में आ गया। जी एग्जैक्टली, और अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन में जाके देखूं तो सॉरी नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, कॉलम प्रोफाइल में, तो मुझे अब 0 एम्प्टी नजर आएगा, पहले 5 नजर आ रहे थे। ओके, ये हमने कहाँ से देखा? कॉलम प्रोफाइल से। यस यस, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जी मैं इसको मैं फॉर द सेक ऑफ इट इसको मैं अनडू कर रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग बैक टू माय ओरिजिनल शीट 84/2020। कुछ ऑप्शंस जो मैं देखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, उनको मैं एक्सप्लोर भी करना चाह रहा हूँ, वो यही है रिमूव रोज के, ठीक है। तो रिमूव जो है, आप टॉप रोज हटा सकते हैं, बॉटम रोज हटा सकते हैं, आप ऑल्टरनेट रोज हटा सकते हैं, आप एरर्स हटा सकते हैं, आप डुप्लीकेट्स हटा सकते हैं, और आप ब्लैंक रोज को हटा सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जब हम इस डेटा सेट के अंदर जो है ना, जब ब्लैंक रोज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो प्रोबेबली जो है ना पावर बीआई उनको एज ब्लैंक रोज आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। जी सर, वो नल आइडेंटिफाई कर रहा है, वो नल आइडेंटिफाई कर रहा है, एग्जैक्टली। और इसी वजह से वो उनको ब्लैंक रोज के रिमूवल की कमांड पे हटाता नहीं, ठीक है। ओके, अच्छा, अब और क्या ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ ETL, या ETL के अंदर अगर आपने काम करना हो। देखिए, आपका जो डेटा सेट है ना, वो इस वक्त बेसिकली इंजेक्शन और ETL के स्टेप के ऊपर है। हो सकता है कि आप इस स्टेप के ऊपर कुछ कॉलम्स को हाइड करना चाहते हो, आपको वो जरूरत के कॉलम्स ना नजर आते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए टोटल सेल्स और टोटल ऑर्डर्स का जो कॉलम है वो जरूरी है, बाकी ये जो वेब सेल, वेब ऑर्डर और स्टोर सेल और स्टोर ऑर्डर जो है, ये किसी काम के नहीं है। सो व्हाट आई कैन डू इज कि आई कैन ईदर डिलीट देम। कैसे? आई कैन एक्चुअली गो ओवर हियर, राइट क्लिक ओवर हियर एंड रिमूव दिस कॉलम, जो कि यहाँ पर एज अ रिकॉर्ड हो गया। और व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इन सारे कॉलम्स को 1 2 कंट्रोल का बटन दबाकर 1 2 3 सॉरी नॉट कंट्रोल, शिफ्ट का बटन दबाकर 1 2 3 4 4, हाँ ये 4, ठीक है। इनको इकट्ठा भी रिमूव कर सकता हूं, ये सारे रिमूव हो गए।
तो मेरे पास सिर्फ टोटल ऑर्डर्स और टोटल सेल्स रहेगी। या फिर अगर मैंने रिमूव नहीं करना है एक चीज को, ठीक है, मैं इनको हाइड कर सकता हूँ। कैसे? आई कैन गो टू रिमूव कॉलम्स। वैसे रिमूवल भी जो है वो बेसिकली यही करेगा, रिमूव कर देगा इसको। मैंने अगर रिमूव नहीं करना, सिर्फ हाइड करना है, तो आई कैन एक्चुअली गो टू चूज कॉलम्स एंड डू द सिलेक्शन ऑन दीज। टोटल ऑर्डर्स, टोटल स्टोर सेल। सर इसके जो विजुअल्स बनते हैं वो जी। हम पावर पॉइंट में कैसे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं? विजुअल्स को खाली यस सर। आप विजुअल्स को चार्ट बन गया या कोई बार चार्ट बन गया तो वो पावर पॉइंट में हम कट पेस्ट कर सकते हैं जैसे एक्सेल में करते हैं? कट पेस्ट तो कर सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन Export. आप अगर एक्सपोर्ट करने का कह रही हैं ना, वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मेरे ख्याल में देखें, इसमें से लेट्स से कि आपका अगर कोई पावर बीआई की रिपोर्ट बनी हुई है ना, तो वो बेसिकली पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट हो जाती है। लेकिन पावर पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा, पावर पॉइंट मुझे देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ऑप्शन है, लेकिन मेरे ज़हन में शक नहीं आ रही। ओके ओके, सो वो पेजिनेटेड रिपोर्ट्स आप बना सकते हैं। पेजिनेटेड रिपोर्ट्स के बारे में अगर किसी को मालूम हो तो वो प्री डिफाइंड रिपोर्ट टेम्पलेट्स होते हैं जो कि नई इंफॉर्मेशन से भरे जाते हैं ऑटोमेटिकली, और उसकी आप नई रिपोर्ट निकाल सकते हैं। हैज एनीबॉडी एवर वर्कड विद पेजिनेटेड रिपोर्ट्स? किसी को अगर पता हो पेजिनेटेड रिपोर्ट्स क्या होती हैं? तो पेजिनेटेड रिपोर्ट्स क्या होती हैं? पेजिनेटेड रिपोर्ट्स ये होती हैं कि आपके पास जो है एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट होता है, और नया डेटा जो आ रहा होता है ना, वो उस प्री डिफाइंड टेम्पलेट को पॉपुलेट करता है और उसकी एक रिपोर्ट बना देता है। अब ये मुख्तलिफ तरीकों से होती है। अभी हम रिसेंटली हमने बल्कि इनफैक्ट वी ट्राइंग टू गेट अ प्रोजेक्ट जिसमें एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है लॉजिक एम्स के नाम से, तो वो लोग प्रोवाइड करते हैं मैनेज इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो उनकी जो, क्योंकि मैनेज इंजीनियरिंग सर्विसेज का काम है, तो उनकी ना असेसमेंट रिपोर्ट्स आती हैं एक्सेल के फॉर्मेट में। असेसमेंट रिपोर्ट्स क्या आती हैं जी, कि उनकी जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स है, वो जब जाती है एट अ साइट, तो वो पिन पॉइंट करती है चीज़ों को कि अच्छा यार ये वॉल्व खराब है, यहाँ पर ये इस चीज़ की लुब्रिकेशन है, यहाँ पर जो है ना ये वॉल्व फेल हुआ है, यहाँ पर, या हजार चीज़ें हैं जो वो पिन पॉइंट करते हैं। वो एक्सेल के अंदर बेसिकली वो रिकॉर्ड करते हैं। वो ये चाहते हैं कि उस एक्सेल के से जो है ना एक रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो, और जो है वो बेसिकली हम अपने स्टेक होल्डर्स को शेयर कर सके, हमें हर दफा नई रिपोर्ट ना बनानी पड़े। तो उस रिपोर्ट के अंदर एक सर्टन सेट ऑफ जो वर्बेज है या जो लैंग्वेज है वो ऑलरेडी लिखी होती है, लेकिन फिर कुछ प्लेस होल्डर्स होते हैं जिनमें डेटा जो है वो अपलोड हो रहा होता है नया, जो कि एक्सेल से आ रहा होता है। तो उसके लिए फिर पावर बीआई एक्चुअली आपको पेजिनेटेड रिपोर्ट्स पावर बीआई में भी आप बना सकते हैं। देखिए इट्स ओवर हियर, पेजिनेटेड रिपोर्ट्स आप बना सकते हैं। लेकिन ये है कि उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए खैर हम पाइथन की एक सोल्यूशन हमने प्रपोज किया है, लेकिन आप पेजिनेटेड रिपोर्ट्स के जरिए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं सर, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि हम एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो उसमें जब हमें कुछ चेंजेस करनी होती हैं तो हम उसकी एक्सेल पे जाके चेंजेस करते हैं, लेकिन उसके बाद ये होता है कि बार चार्ट बहुत खराब सा हो जाता है, तो फिर उसको फिर खुद मैन्युअली जाके उसको ठीक करना पड़ता है। तो अगर हमारे पास एक्सेल शीट आ जाए और हम पावर बीआई में उसको इंपोर्ट कर लें तो हमारे पास बार चार्ट सही बना हुआ आ जाएगा ना? एक्सेल शीट आ जाए और उसे हम जी एक्सेल शीट अगर आ जाए और उसे हम एक्सेल पावर में वो बीआई डेटा आ जाए, हाँ, और वो हम जी उसको पावर बीआई में एक्सपोर्ट कर ले पावर बीआई से एक्सपोर्ट कर लें या पावर बीआई में तो इंपोर्ट, हाँ जी ये हो हाँ, सकता पावर है। बीआई में इंपोर्ट कर लें और इसका पावर बीआई में चार्ट बना के फिर वो पीपीटी में पेस्ट हो सकता है, ये मैं पूछ रही थी। हाँ, ये जो पीपीटी है ना, जो पीपीटी वो मुझे बिल्कुल आपकी बात समझ आएगी। मुझे पीपीटी का सिर्फ जो है ना प्रॉब्लम है, मुझे ये पीडीएफ याद में नहीं आ आप रहा कह रहे हैं? कि हाँ पीडीएफ में तो हो जाता है, इट ठीक है। एक्चुअली एक्सपोर्ट्स आउट। ये देखें ना, आपका देखें एक्सपोर्ट, अब देखिए हाँ जो इसमें खाली पीडीएफ अवेलेबल, अच्छा अच्छा लेकिन ठीक। जो पूरी रिपोर्ट है ना वो पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट होगी। हाँ, जो इंडिविजुअल टेबल्स है ना वो आप एक्सेल में भी डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यू कैन एक्सपोर्ट टेबल्स आउट फ्रॉम योर नहीं पर्टिकुलर सर, रिपोर्ट। टेबल्स नहीं ना करने, वो बार चार्ट्स और विजुअल्स करने हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर वो इंटरेक्टिव नहीं रहेंगे, तो पीडीएफ की रिपोर्ट में की सूरत में जो है ना रिपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगी। ओके ओके ठीक है जी जी। वाह,
अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम इसका डाटा जो है गूगल शीट से ऐड करते हैं, गूगल शीट की शीट इसके साथ अटैच कर देते हैं, तो अगर गूगल शीट्स में कोई भी, क्योंकि गूगल शीट लाइव होती है, उसमें कोई भी चेंजेस होंगी तो ये ऑटो पे अपडेट हो जाएगी, या ये उसका कट ऑफ पीरियड लेती है किसी जिस डेट ऑफ अपलोडिंग का? नहीं, वो अगर आप डेस्कटॉप पे एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो वो ऑटो अपडेट नहीं होगा, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। उसकी मैं आपको मिसाल दिखा सकता हूँ अगर इफ यू गाइस वांट। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने एक अदद मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा, लेकिन दिस इज अ गुड क्वेश्चन, तो मैं ये यहीं पर जाना है, जस्ट वांट टू सॉल्व इट ओवर हियर। सो लेट्स से कि गूगल शीट्स हैं और मैंने गूगल शीट्स के साथ इसको कनेक्ट किया और इसने कहा ओके। इसके बाद आई गो टू माय गूगल शीट्स, आई गो टू ड्राइव, आई गो टू डेटा, आई गो टू दिस, कंट्रोल सी फ्रॉम ओवर हियर। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, इस लिंक को, प्रेस ओके। राइट, और ये मुझे यहाँ पे मेरे टेबल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेट्स से कि मैं जी ये डेटा ले आता हूँ, ये डेटा का टेबल यहाँ पर ले आता हूँ एज अ क्यूरी। ओके, ठीक है, तो ये मुझे सारा ये इसमें इंपोर्ट कर लेगा डेटा। उसको टेक अ लिटिल व्हाइल, बट अब ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं उनको उसके हेडर बना लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसमें लेट्स अज्यूम के 1/5/2019 की ये कुछ शुरू की एंट्रियां पड़ेंगी। ठीक है जी। अब लेट्स से कि ये एंट्रीज जो हैं वो यहां पर आपकी जो गूगल की शीट थी उसमें मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, सो इट्स नॉट गोना ऑटो अपडेट, इट विल नॉट ऑटो अपडेट, it will only auto update if I refresh it. You see this? ठीक है, because यहां पर on my desktop there is no gateway that is managing the pushing and the pulling of the data. I have to do that manually on my desktop. जब ये Power BI सर्विस में होगी, जब क्लाउड पे, तो उस जगह पर ये काम ऑटोमेटिकली हो सकता है। Makes sense. Does that make sense? Yes. ठीक है ना? ये अभी If I आपने go- चेंजेस गूगल शीट में किए थे? सॉरी, वो मुझे ब्लैंक, वो स्क्रीन थोड़ी स्लो हो गई थी काफी, वीडियो जी जी, मैंने गूगल शीट में की थी। हाँ जी, ये Right, मैंने sir. यहाँ पर किया है। सही सही। तो इसको मैं अंडू कर रहा हूँ, जो मैंने चेंजेस किए थे। गूगल शीट है, आई कम बैक ओवर हियर, आई रन अनदर रिफ्रेश एंड इट्स गोना पॉपुलेट बैक। ठीक है जी, जी थैंक यू सो मच। नो वरीज। हाँ जी, एक और हाथ सर इसी खड़ा तरह सर एक क्वेश्चन है सर जी सर अगर आप एक्सेल के अंदर जो आपने बेसिकली इंपोर्ट किया है, अगर आप एक्सेल की वर्कबुक के अंदर चेंज करते हैं डाटा जी किसी जी, भी कॉलम का, होगा तो वो भी ऑटोमेटिकली मतलब रिफ्रेश करके चेंज हो जाएगा पावर बीआई पे? ऑटोमेटिकली नहीं कहे ना। देखिए, ऑटोमेटिकली का तो मतलब ये है कि refresh आपको करके रिफ्रेश भी दबाना नहीं पड़ा। ठीक है ना, हाँ, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा दोबारा, वो चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगी चीज। वो मैंने देखे ना जिस तरह किया था आपके सामने, कि मैंने ये नई जो फेक शीट बनाई थी इसमें, खैर ये तो मैंने ऐड की थी, चलिए मैं इसको एक आपको करके दिखा देता हूँ कि मैंने एक फेक शीट जो बनाई थी, ये जो हमने कॉपी बनाई थी इसकी। आई ओपन इट अप अगेन और उसमें से मैं कुछ ऊपर का डेटा जो है डिलीट कर देता हूँ। सो आई गो ओवर हियर टू द टॉप एंड आई डिलीट दिस। ठीक है, and then I save it. It's necessary कि मैं इसको सेव करूं। Excel के केस में, because it's on my desktop, so the changes would not be registered unless and until I save it. So I need to save it, and then I go back and push in a refresh. और सर अगर, सॉरी टू कट यू, अगर फाइल की लोकेशन अगर लेट से चेंज हो जाए, जिस फोल्डर में था वहां से चेंज हो जाए, तो फिर तो उसके फिर error होगा।
फिर एरर आएगा, लेकिन आप फाइल की को रीलोकेट चलें ये भी कर लेते हैं ये। अच्छा, दीज आर गुड क्वेश्चंस, प्लीज आस्क, कीप ऑन आस्किंग दीज क्वेश्चंस, बिकॉज ये क्योंकि जो है ना ये जनरली इस तरह के सवाल पूछे नहीं जाते, बट दिस इज गुड। लेट्स अज्यूम कि आपने लोकेशन चेंज कर दी है। लोकेशन एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन पावर बीआई। लोकेशन से बहुत ज्यादा रोला बचता है। लेट्स से कि ये फाइल यहाँ पर पड़ी हुई मेरे इस फोल्डर के अंदर, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, एंड आई प्लेस इट आउटसाइड, एक फोल्डर बाहर जाना मैं डाल देता हूँ यहाँ से, कट इट फ्रॉम ओवर हियर एंड देन आई, अच्छा ये फाइल क्योंकि खुली हुई है, सो आई एम गोइंग टू go ahead and close this, but in fact let me actually do this, then close this down and then save it, ठीक है, and then I try again, तो ये फाइल बाहर आ गई। अच्छा, अब अगर if I try to run a refresh, ठीक है, अब देखें क्या होता है। इसने क्या किया, इसने कहा जी ये मुझे फाइल नहीं मिल रही। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आई पॉइंट पावर बीआई इन द न्यू डायरेक्शन। वो क्या डायरेक्शन है? आई गो टू एरर, आई एडिट द सेटिंग्स एंड देन आई गो टू ब्राउज, और एक फोल्डर पीछे जाऊं और फिर दोबारा इसको यहाँ पे कर दूं और ओके दबा दूं और यहाँ पर आऊं, वो फाइल दोबारा रिफ्रेश होकर आ गई। तो सही एक पर्टिकुलर पाथ से जाके उठा रही है। यस एब्सोल्युटली। देखिए पाथ तो इंपॉर्टेंट है ना, इट कैन नॉट सेल्फ सर्च कि फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। It has to, you have to tell it at least through the point of the folder. And even in some cases, अगर एक फोल्डर पे मल्टीपल फाइल्स पड़ेंगे तो फाइल का नाम समेत आपको उसको एग्जैक्टली बताना पड़ता है कि यार तुम्हें क्या लिखना है। लेकिन जब हम इंटरनेट से, वेब से उठा रहे हैं उस वक्त तो नहीं तो आप यूआरएल ले रहे हैं ना, तो यूआरएल तो एड्रेस की तरह काम करता है। वो तो है ही बात, ठीक है, सही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने विकिपीडिया का जो पेज यहाँ पे अपलोड किया था, वो बेसिकली उसका एड्रेस था और वो उसी एड्रेस पे होस्टेड रहेगी चीज, अनलेस कि वो नए होस्ट को फाइंड करके किसी नई जगह पे प्लेस कर दीजिए। यस सर, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा गाइस, हमें अच्छा एक सवाल था, सॉरी नॉट सवाल, लेकिन एक आपने प्रोसेस कराया था, सो आई ट्राइड डूइंग दैट ऑन माय सिस्टम। ये जो आपने शीट जो क्रिएट की थी उसमें से आपने वो बताया था कि हाँ भी उसके सारे जितने भी पहले वाले पैरामीटर्स थे वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो गए थे। तो वो उसमें आई वाज फेसिंग सम डिफिकल्टी, वो नहीं आ रहा था, तो वो स्टेप आप एक दफा दोबारा करा देंगे प्लीज? जी, उसमें आपने एक चीज नहीं करनी। मैंने जो कॉपी पेस्ट किया था ना, वो मैंने कोड कहाँ से किया था ये बात याद रखिएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर मैं 8/4/2020 पे गया था, इसका मैंने ETL कॉपी पेस्ट करना था शीट नंबर 1 पे। मैंने जो है एडवांस एडिटर खोला और मैंने सोर्स के नीचे वाले जो स्टेप्स थे ना, यहां से फ्रॉम ओवर हेयर मैंने कॉपी किए थे। मैंने इसको कॉपी नहीं किया था। क्यों? बिकॉज ये तो 8/4 या 4/8/2020 की डेस्टिनेशन बता रहा है। मैंने तो ये शीट 1 के ऊपर अप्लाई करने हैं ETL। तो ये जो लाइन ऑफ कोड है ये तो सोर्स बता रही है, तो मैंने तो सोर्स तो नहीं कॉपी करनी ना। जी, मैंने तो बेसिकली ETL वाला काम प्रोसेस कॉपी करना था, तो वो मैंने इसलिए यहाँ नीचे से शुरू किया था। तो आई थिंक आपने ये गलती की होगी, बिकॉज आपने जब सोर्स भी कॉपी किया होगा तो उसने कहा होगा कि यार ये तुम गलत जगह पे ला कर जाना कहीं नई एक चीज पेश करना चाह रहे हो, ये तो फाइल का नाम ही नहीं है जो खुली हुई है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो जब पहली लाइन होती है ना, दैट इज ऑलवेज द सोर्स। जी, एक क्वेश्चन था, ये जो आपने कॉपी किया, कॉपी के बाद आपने पेस्ट किया, फार्मूला बार में किया पेस्ट? नहीं, फार्मूला बार में नहीं किया था। मैंने ये किया था कि मैंने यहाँ पर 8/4/2020 का एडवांस एडिटर खोला, यहाँ से शीट, हाँ जी, फिर मैंने कॉपी किया यहाँ से, इसको मैंने कैंसिल करके क्लोज किया, नई शीट में आया और इसका एडवांस एडिटर खोला, इसकी अपनी क्यूरी चल रही है, ठीक है, और इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया। इसकी अपनी जो क्वेरी चल रही है इसको डिलीट करेंगे या नीचे ही पेस्ट कर देंगे? नहीं, मैंने यूं किया था, मैंने कुछ ऐसे कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा गाइस, हमें तो हम ये करें कि हम एक एम्प्टी शीट, हम सिर्फ एक एक्सेल जो वर्कबुक है वो हम सिर्फ एम्प्टी उसको करें, यानी कि लोड करें, और फिर वहां पर ये हम जो नीचे वाला कोड है वो सारा पेस्ट कर दें। एग्जैक्टली, सिवाय सोर्स है, because source has to be file specific. It has to be file specific. ठीक है?
So you could be actually be working on two files that are actually at very two distinct locations. लेकिन अगर आपने ETL का प्रोसेस एक ही परफॉर्म करना है तो वो स्टेप्स यहां से आप कॉपी करके ले जाएं और वहां पर कॉपी करने नई वाली क्यूरी के अंदर। डिस्टिंक्ट लोकेशन से मतलब ये है कि एक फोल्डर नंबर ABC में पड़ी है जो कि ड्राइव के एक हिस्से में है और दूसरी DEF में पड़ी है जो कि ड्राइव के दूसरे हिस्से में है। So it's not going to matter. ठीक होगी जी? अच्छा गाइस, मैंने माय अपॉलॉजीज, मुझे आज थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा। मैंने एक्चुअली आई हैव टू बी बैट माय डॉटर्स PTM पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो मुझे थोड़ा सा जाना। आई एक्चुअली हैव टू लीव लाइक इन अनदर 10 मिनट्स और सो आई मेक अप फॉर दिस एक्स्ट्रा 20 मिनट्स कल या अगली क्लासेस के अंदर। तो माय अपॉलॉजीज, मुझे एक्चुअली अभी पता लगा। सो दैट्स व्हाई, बिकॉज मेरा ख्याल ये था कि 4 बजे तक टाइम होगा, लेकिन वो 3:30 बजे तक टाइम है, तो आई हैव एक्चुअली टू लीव, आई नीड टू लीव अर्ली। I hope that's not an issue with anyone. Sure, sir. No. No, sir. Okay, so अच्छा, यहाँ तक it's clear, right? तो this is good. You know, you guys are asking questions, so you know, see, इससे फिर learning भी ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके बाद जो है कुछ चीजें और जो है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन के जो स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। मैं फॉर द टाइम शीट 1 को डिलीट कर रहा हूँ, जो कि हमने कॉपी बनाई थी। एक्चुअली जस्ट गोना रिमूव दिस फ्रॉम माय क्वेरीज, आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन। Let's go ahead and remove them. And I'm going to go back to 8/4/2020. और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं जी, मैं आपको कॉलम्स को हाइड और अनहाइड करना दिखा रहा था। रिमूवल मैंने आपको दिखाया कि कॉलम्स को रिमूव कैसे किया जा सकता है, रखा कैसे जा सकता है। स्प्लिट जो है, अगर आपने करना हो अपने डेटा को, तो डिलिमिटर की बेसिस पे वो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़े मजे का चीज है ग्रुप बाय की। So group by, why is group by important? देखें, इंशाल्लाह डाउन द रोड जब आप लोग इसके बाद इसके साथ ज्यादा काम करेंगे ना, तो आपको पावर BI की खूबियां तो मैंने बहुत सारी बताई हैं, इसकी आपको प्रॉब्लम्स भी पता लगेंगी। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम ये है जी कि जब बहुत बड़े बड़े डेटा सेट हो तो ऑफ कोर्स यू नो द प्रोसेस एक्चुअली स्लोज डाउन। अब जनरली जो BI के टूल्स होते हैं या डेटा रिप्रेजेंटेशन टूल्स होते हैं ना, इनका जो स्टार्टिंग मोडस ऑपरेंडी होता है ना, वो ये होता है कि यार खाली वो डेटा लेकर आए जो इसकी आपको जरूरत है। ठीक है, अगर आपने डेटा को डे लेवल पर नहीं दिखाना, तो उस डे लेवल का डेटा या डे लेवल की ग्रैनुलैरिटी पावर BI के अंदर इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ये इस चीज पे सक्सेस के लिए जरूरी है कि जब भी आप कोई पावर BI में रिपोर्ट या एनालिसिस का काम शुरू करें, तो बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपको पता होना चाहिए कि एंडिंग रिजल्ट इस एक्टिविटी का क्या है। जब आप ये करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली यू वुड नो कि अच्छा यार मैंने क्या चीज लेकर आनी है अपने डेटावर्स से या SQL के टेबल से या एक्सेल की फाइल से, और क्या चीज छोड़नी है। अच्छा, लेकिन बहुत सारे इंस्टेंसेस में ऐसे भी हो सकता है कि आप डेटा लेकर आए और फिर आपको उसको किसी किस्म की एग्रीगेशन करनी पड़े। हमेशा याद रखें कि जब भी BI टूल इस्तेमाल कर रहे हो, तो पूरे BI के प्रोसेस में जितना एग्रीगेशन और क्लीनिंग अप पीछे की तरफ होगी ना, उतना आपको ज्यादा आसानी रहेगी आगे। पीछे से मेरी क्या मुराद है। सो लेट्स से कि अगर आपके पास 3 लेयर्स हैं, 1 2 3, ये आपका डेटा सोर्स है जिसके अंदर लेट्स से कि ये एक SQL की DB पड़ी हुई है आपके पास। ठीक है, ये आपकी पावर क्यूरी है और ये आपका DAX है, यानी फ्रंट एंड कहने। आप इसके अंदर जितना पीछे ये डिसाइड कर लेंगे कि मैंने डेटा को एग्रीगेट करना है और मुझे क्या चाहिए, उतना ही आपकी जो आखिर में रिपोर्ट जनरेट होगी वो तेज होगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये बात आपने SQL में भी बताई थी शायद? नहीं, ये बात मैंने बताई थी क्योंकि वो तो है ही इटसेल्फ एक डेटा सोर्स ना, आप DB के ऊपर बैठे हैं। कॉल कर रही हूँ कि शायद ये आपने, ठीक है, शायद बताइए, शायद आई डोंट रिकॉल एक्चुअली। अच्छा, अब ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, देखें, अगर मुझे पता लग जाए ना कि मैंने ये डे लेवल का डेटा नहीं दिखाना, मैंने मंथली लेवल की एक रिपोर्ट बनानी है, तो मैं SQL से ही जो क्यूरी कॉल करवाऊंगा ना, या टेबल कॉल करवाऊंगा या व्यू कॉल करवाऊंगा, वो एग्रीगेट हुआ होगा मंथ लेवल पर। देन आई डोंट नीड दिस डेली ग्रैनुलैरिटी। अच्छा, लेट्स से कि मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था, तो नेक्स्ट स्टेप मैं ये काम कहाँ कर सकता हूँ, मैं पावर क्यूरी लेवल पे कर सकता हूँ। ठीक है,
अच्छा, अब वहां पे भी नहीं किया मैंने, मैं डैक्स लेवल पे कर सकता हूँ, लेकिन इसकी ये कॉस्ट है। आप इस प्रोसेस में जितना नीचे होंगे उतना आपके वर्टिपैक इंजन के ऊपर लोड ज्यादा पड़ेगा। बिकॉज डू रिमेंबर, आप जितना इस प्रोसेस में नीचे उतना ही आप फ्रंट एंड के करीब हैं। सो जो ग्रुप बाय का फंक्शन है वो आपको क्यूरी लेवल के ऊपर जो है ना एग्रीगेशंस करने में हेल्प करता है यहां पर, इस जगह पे। सो लेट्स से कि मुझे ये डेटा जो है ये इस तरह नहीं चाहिए था, मुझे ये ग्रुप बाय चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स। मुझे तो ये डेटा स्टेट वाइज चाहिए था। सो आई कैन एक्चुअली परफॉर्म ग्रुप बाइज। आई प्रेस ऑन ग्रुप बाय, लेकिन आपको ग्रुप बाय एक्चुअली करके दिखाता हूं। मुझे चाहिए जी स्टेट वाइज ग्रुप बाय। तो ये सॉर्ट कर रहा है ग्रुप वाइज? नहीं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। वो आप यू काइंड ऑफ लाइक इट, इट्स एग्रीगेटिंग द डेटा, नॉट सॉर्टिंग इट। सो होम group by, I want to do it on the basis of state, and I want the total sales, which is going to be a sum of the total sales column. Okay, अच्छा मैं एडवांस करता हूँ, बल्कि इसको बेसिक, पहले बेसिक करते हैं, एंड देन आई गो हेड एंड प्रेस ओके। तो आप ये देखें इसने क्या किया, ये क्या व्यू बना है? So basically like a pivot, na? It works like a pivot. Absolutely. State के Absolutely. total sales. It aggregated the data on the basis of state. ऐसे किया ना इसने डेटा को एग्रीगेट कर दिया स्टेट लेवल पर। बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग दैट इट कैन डू। आई कैन एक्चुअली डू सम एडवांस लेवल ऑफ एग्रीगेशन एज वेल। मैं इसको स्टेट और सिटी दोनों की बेसिस पे स्टेट और सिटी दोनों की बेसिस पे टोटल ऑर्डर्स और टोटल सेल्स का एक एग्रीगेशन टेबल बना सकता हूँ, जस्ट लाइक अ पिवट एज यू सेड। एडवांस में खोल लेता हूँ, मैं इसको एग्रीगेट करना चाहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट एंड सिटी, and I want to aggregate total sales. यहाँ पे मैं इस कॉलम का नाम लिख रहा हूँ, but I want to sum the total sales, and I want to aggregate the total orders as well. तो आप देखिए, जी सर, ये इसी तरह जैसे पिवट में हम मल्टीपल रोज में मल्टीपल चीजें डालते हैं, मल्टीपल कॉलम डालते हैं, तो ये एब्सोल्युटली, तो ये वही चीज यहाँ पर आपको एक व्यू क्रिएट कर देगा, एंड देन यू कैन टेक दिस रादर देन टेकिंग अप दैट ब्रोकन डाउन डेटा जो कि हर डे का आपको दे रहा था डेटा, आपको वो चाहिए ही नहीं, तो वो आगे ले जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर वही डेटा विजुअल लेवल पर जो है ना मैनिपुलेट करके इस तरह दिखाने की कोशिश करेंगे तो जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन क्योंकि आप इसे पावर क्यूरी के अंदर ही एडजस्ट कर रहे हैं तो ये आगे जो है लोड कम डालेगा। डज दैट मेक सेंस या नहीं? यस सर। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो ये टोटल सेल्स इसने किस लेवल पे लिया है? सम लिया है, एवरेज लिया है, क्या लिया? ये सम है। पहली बात तो ये आपको याद हो तो मैंने सम सिलेक्ट किया था ड्रॉप डाउन से, और ये कर रहा है इस वक्त स्टेट सिटी की बेसिस पे टोटल सेल्स और टोटल ऑर्डर्स। ओके, सही। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम ये नजर आ रही है कि ये ऑन्टेरियो की जगह ऑनगैरियो भी जो है ना वो है, एक स्टेट का नाम आ रहा है जो कि गलत है। मैं इसको ठीक कर देता हूँ आई एक्चुअली। और यहाँ पर ये जो व्यू वाले ऑप्शंस है ना बहुत ज्यादा काम आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉलम प्रोफाइल खोलूँ ना इसकी स्टेट की, तो आप ये देखें कि मुझे यहाँ पर जो एबरेशंस हैं वो नजर आएंगे। ये देखें ऑन्टेरियो की जगह ऑन्टेरियो तो अलग बना हुआ है, देयर इज एन ऑन्टेरियो ओवर हियर जिसके अंदर तकरीबन 23 वैल्यूज हैं, लेकिन एक ऑनगेरियो भी बना हुआ है जो कि एक्चुअली किसी ने ऑन्टेरियो को गलत ऑनगेरियो लिख दिया। सो आई कैन चेंज इट राइट नाउ फ्रॉम ओवर हियर। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूं, ठीक है, और मैं रिप्लेस कर दूं वैल्यू ऑनगेरियो विद ऑन्टेरियो। बस ओके। तो मैंने ये क्लीन अप किया और मेरी अब कोई ऑनगेरियो की वैल्यू नहीं आएगी यहाँ।
तो मैंने एक दफा पहले पावर बीआई इंस्टॉल करने की कोशिश की थी, तो वो वर्क एड्रेस मांग रहा था। ऐसी भी कोई चीज होती है? नहीं, पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर तो आपको कोई वर्क एड्रेस नहीं चाहिए। मुझे उसने करने नहीं दिया था, उस वक्त मैं अनएम्प्लॉयड थी, तो वो जीमेल वगैरह कुछ नहीं ले रहा था, वो कह रहा था वर्क एड्रेस चाहिए। नहीं, आप अकाउंट मत बनाने की कोशिश करें ना, आपने उस लिंक पर जाकर नीचे से डाउनलोड फ्री के ऊपर दबाना है। आपने साइन अप फॉर फ्री या इस तरह की कोई चीज नहीं करनी। ओके। अब जो ये अभी जो भी सॉफ्टवेयर है डाउनलोडिंग ना, में आई है, अभी भी डाउनलोडिंग में ऑप्शन आई है, और मैंने शायद वर्क एड्रेस डाला है, कैंसिल दबाया है, तो फिर मेरा उसने डाउनलोड कर दिया। बस ठीक है, बस आप उसको यूज करें। आपने अकाउंट नहीं बनाना, वो अकाउंट बनता है जिससे आप पावर बीआई सर्विस जो है उसको 60 डेज के लिए एज अ टेस्ट यूज कर सकते हैं। आपको तो पावर बीआई सर्विस अभी चाहिए ही नहीं ना, आपने तो पावर बीआई डेस्कटॉप यूज करना है। ठीक है। ठीक है जी। सो ओरेगॉन, और तो यहां से आप डेटा क्लीनिंग जो है ना वो काफी सारी कर सकते हैं। ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस दिस फार? सर मेरा एक क्वेश्चन था इसमें, जब हम एक्सेल में जब पिवट लगाते हैं तो पिवट के लिए एक अलग शीट खुल जाती है, और जो आपका प्राइमरी डाटा होता है वो आप व्यू कर सकते हो। तो इस वाले जब हमने इसके ऊपर ग्रुप बाय किया तो वो मेरी जो प्राइमरी शीट थी जहाँ से मैंने पिवट लगाया वो कहाँ से व्यू होता है? नहीं, वो सेव नहीं होती। उसका आसान सा तरीकाकार ये है कि आप जो है इस क्यूरी की कॉपी बना लें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसी के ऊपर फिर ग्रुप बाय करना। एडवांस मैं बल्कि कंट्री, स्टेट और सिटी तीनों के ऊपर करता हूं, एंड आई वांट टोटल सेल्स, सम, एड टोटल ऑर्डर्स। ये देखिए, ठीक है। मींस का मैं उसको प्राइमरी डाटा देखने के लिए हमें इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी ताकि मुझे पता हो कि मैं कहाँ से उठा। कॉपी बनानी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये आएगा कि यार आप डेटा को 2 दफा तो बना रहे हैं ना, तो हाँ ठीक है बना रहा हूँ, तो आप इसका जो फ्रंट एंड पे लोडिंग है उसको ऑफ कर दें कि ये फ्रंट एंड पे आपको नजर ही ना आए। उसके 2-3 तरीके हैं। आप यहाँ पे इस लेट्स से कि 8/4/2020 को आप इनेबल लोड से ऑफ कर दें, तो ये फ्रंट एंड पे लोड ही नहीं होगा। जो चीज लोड होगी वो आपका नया पिवटेड टेबल होगा, दैट इज इट। ठीक है, सो वो अवेलेबल ही नहीं होगा, वो फ्रंट एंड पे आएगा ही नहीं, उसका लोड ही नहीं पड़ेगा आपके वर्टिपैक के जो इंजन है उसके। जो आपने ग्रुप बाय बनाया था खाली वही जाएगी चीज आगे जो आप दिखाना चाह रहे हैं या यूज करना चाह रहे हैं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा, इसके अलावा कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं, मैं इसको रैप अप करता हूँ जल्दी से, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि यार ये आपके जो हेडर्स वगैरह वाला सेक्शन है ना ये काफी खराब हो। बहुत सी सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो कि यहाँ पर जो एक्सेल की जो फाइल होती है ना उसके अंदर ऊपर जो है ना वो सिस्टम से जो जनरेटेड रिपोर्ट होती है उसके कुछ लाइक पैरामीटर्स आ रहे होते हैं जी कि ये फलां टाइम पे रिपोर्ट जनरेट हुई थी, इस रिपोर्ट का नाम ये है, इसके अंदर इस डेट से लेके इस डेट तक का जो है ना डेटा पड़ा हुआ है। और जब वो पावर बीआई में लाते हैं तो वो जो है ना उसको मैनेज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने इसकी एक, मैं इधर जाता हूँ और रिप्लेसमेंट्स की जो फाइल है उसमें देखता हूँ। आई थिंक मैंने इसकी एक एग्जाम्पल बनाई भी है। नहीं, इट्स नॉट इट, इट्स कॉमन। नहीं, इसमें भी नहीं है प्लेसमेंट्स 1 तो आई रिमेंबर 4/10/2020 में, माय अपॉलॉजीज। ये वैसे इसको भी हम यूज कर सकते हैं। हम रिप्लेसमेंट्स 1 देखें, इस तरह अक्सर आपकी सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट जो होती है ना वो यूं नजर आ रही होती है। यहाँ पर कोई ना कोई डेटा होता है रिपोर्ट के अंदर। अब अगर मैंने उस डेटा को इंजेस्ट करना है इनटू पावर बीआई तो मैं कैसे करूंगा? इसकी मैं एक जल्दी से एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। यही वाली जो न्यू मैं इसी क्यूरी को अपलोड करूंगा, ये जो मेरी
मैंने कॉम्बो यूज की थी, रिप्लेसमेंट्स यूज की थी। आई थिंक आई यूज्ड रिप्लेसमेंट 1। हाँ, रिप्लेसमेंट 1, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पे गार्बेज आ रहा है, मुझे गार्बेज नहीं चाहिए, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू ingest this, यानी कि मैं इसको एज अ क्यूरी लेकर आऊंगा, एंड देन आई विल डू सम लिटिल बिट ऑफ ETL। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं ये जो टॉप की कितनी रोज है, 6, इनको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। एंड आई विल गो ओवर हियर, रिमूव द रोज, टॉप रोज, गेट रिड ऑफ 6 रोज, बस। ओके, अब मसला रह गया कि मेरा जो पहली रो है उसके अंदर मेरे कॉलम के हेडर्स आ रहे हैं। वेरी सिंपल, आई विल graduate my first row into my column headers by just clicking over here and using the first row as headers. Does that make sense? या नहीं? जी सर। ये क्या हुआ है आपने? होम में भी ऑप्शन आता है इसका। जी, होम में भी ऑप्शन। सर ऑन बेसिस ऑफ कंट्री आपने सॉर्ट किया है, सॉर्टिंग हुई है? नहीं, मैंने सॉर्ट नहीं किया। आपने एक्सेल की ये फाइल देखी, सोर्स फाइल देखी? यस सर। इसमें आपको टॉप पे गार्बेज नजर आ रहा है ना? जी जी जी, वो तो हटा दिया वहां जाके। हाँ जी, हटा दिया। उसके बाद जो मेरा पहला जो रो थी यहां तक, ये जो रो थी, ये एक्चुअली मेरे हेडर्स हैं जो कि यहां पर होने चाहिए। these yes sir, these should actually be over here. yes sir, ठीक है। ऐसे ही ना, ये मेरे हेडर्स हैं, yes लेबल्स हैं, ठीक है। हाउ डू आई डू दैट? There are two ways you can do it. You can either do it from over here, click over here, and then use this option. सही है, ठीक है, समझ में आ गया। एक तरीका ये है, यहां से कर दिया, I'll insert this as a step, ये मेरा हेडर बन गया, ओके। ये मेरे कॉलम के हेडर से लेबल्स बन गए। दूसरा तरीकेकार ये है, इसको डिलीट कर देता हूं तीनों को। दूसरा तरीकेकार ये है कि मैं यहां से जाऊं और ये इस ड्रॉप डाउन को यूज करूं होम के अंदर, which is use first row as headers। अगर मैं क्लिक करूं तो ये देखें, ये एग्जैक्टली वही काम करेगा जो कि मैंने यहां से किया। यस सर, क्लियर। ठीक है जी। सो गाइस, आई एम गोना स्टॉप हियर, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। आप लोग ये फाइल प्लीज सेव कर लें। सो आई विल हैव टू लीव अ लिटिल अर्ली, और इंशाल्लाह फिर कल इसको जो है ना कंटिन्यू करते हैं यहीं से आगे। तो आई होप आप लोगों ने नई चीजें लर्न की होंगी आज, और आई होप टू सी यू गाइस टुमारो। अगर कोई सवाल नहीं है तो देन आई विल जस्ट क्लोज द सेशन। Right, sir. Thank you, sir. You're welcome. No issues. Any questions? Anyone? तो ये वाली शीट जो जिस पे आपने किया है उसको सेव करना है? जी कर लें, इसको एज अ फाइल सेव कर लें। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है जी। ओके गाइस, सो आई विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो। ठीक है, टेक केयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।